तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर शुरू करते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो होगी जो हमारे और दो हैंडलर्स हैं ना, लाइक डिलीट यूज़र, है ना। तो आज हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि मैंने इसकी जो CSS है ना वो किस हिसाब से लिखी। तो जो कल हमने वो लॉगिन फॉर्म, रजिस्टर फॉर्म, इसी तरह से वो रीसेट लिंक वाला फॉर्म और फॉरगॉट पासवर्ड वाला फॉर्म, देखो सारे के सारे फॉर्म ही है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि देखो CSS कैसे लिखेंगे हम इसकी। हम सबसे पहले रजिस्टर में जाते हैं। मैंने क्या किया, मैंने रजिस्टर में यहाँ पर लिखा कंटेनर, ठीक है। सबसे पहला डिव जो मैंने बनाया वो कंटेनर है, ओके। अब कंटेनर डिव जो है ना वो मैंने ग्लोबल CSS में बनाया हुआ है, ठीक है। और कंटेनर के ऊपर मैंने मिनिमम हाइट 90 VH का दिया है, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इससे क्या होगा कि डिव जो है ना 90 VH की हाइट का होगा और उसकी जो कंटेंट होगा वो बिल्कुल सेंटर में होगा, ठीक है। अब ये कंटेनर मैंने ग्लोबल CSS में बनाई है। अब अगर हम register.jsx में देखें तो सबसे पहले जो डिव मैंने बनाया वो कौन सा है, यही कंटेनर। इट मीन्स 90 VH हाइट, मिनिमम हाइट, ओके। लेकिन अगर कोई चीज़ उससे बड़ी होगी, मिनिमम हाइट रखने से क्या होता है कि दैट अगर कोई चीज़ उससे भी बड़ी है तो वो आप देखोगे वो वही हाइट पकड़ लेता है। 90 VH तो मैंने उसकी मिनिमम हाइट रखी, कम से कम हाइट। लेकिन अगर उससे कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ उसके अंदर होगी तो वो खुद से एक्सपैंड हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर एक और डिव बनाया, उसका नाम है फॉर्म कंटेनर, ठीक है, फॉर्म कंटेनर। उसके बाद एक और डिव जिसका नाम मैंने रखा लॉक। उसके बाद H3 में रजिस्टर विद अस। उसके बाद फॉर्म के अंदर इनपुट, और इनपुट के अंदर एक स्पैन, और उसके बाद एक बटन, उसके बाद एक पैराग्राफ। अब ठीक है ना, इसका मतलब फॉर्म के अंदर इनपुट है, फॉर्म के अंदर स्पैन है और फॉर्म के अंदर बटन है। अब देखो इसकी CSS कैसे लिखी मैंने इसकी CSS भी इसी हिसाब से लिखी। मैंने form.css में अगर आप चेक करोगे, मैंने सबसे पहले फॉर्म कंटेनर, ठीक है। फॉर्म कंटेनर ऑब्वियसली कंटेनर के अंदर है ना। फॉर्म कंटेनर कंटेनर के अंदर है, तो सबसे पहले मैंने मार्जिन टॉप -100 कर दिया। अब -100 पिक्सल का मतलब होता है उल्टा, अगर 100 पिक्सल से मार्जिन लगेगी, -100 से वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें लॉक, H3, स्पैन, फॉर्म के अंदर के इनपुट का स्पैन, फॉर्म की पैराग्राफ, उसका बटन, और उसके अंदर एक लिंक है, उसकी CSS मैंने लिखी। अब ये CSS तो लिखी ना मैंने। अब आप देखो मैंने लॉगिन का भी यही पैटर्न रखा, मैं बताऊंगा, ठीक है। मैंने इसका भी यही पैटर्न रखा, सेम टू सेम पैटर्न। देखो अगर आप लॉगिन के अंदर देखोगे, देखो आई एम राइट नाउ इन login.jsx। login.jsx में भी सेम ही है, कंटेनर, फॉर्म कंटेनर, लॉक, फिर उसके बाद एक H3, उसके बाद फॉर्म के अंदर इनपुट के अंदर स्पैन, बटन, पैराग्राफ और लिंक, है ना। फिर अगर आप रीसेट पास देखोगे, रीसेट पास में भी यही सेम टू सेम मतलब पैटर्न है, कंटेनर, फॉर्म कंटेनर, लॉक, उसके बाद उसके अंदर स्पैन, फॉर्म। ये जो है ना, ये तीन चीज़ें आप देख लो, फॉरगॉट पास, रीसेट पास, login.jsx, register.jsx। मैंने सबको एक ही जगह पे CSS लिखी, form.css में। और ये नहीं कि बार बार एक ही बार, ठीक है। मैंने फॉर्म कंटेनर बनाया, उसके अंदर लॉक की CSS लिखी, H3 लिखा, स्पैन का, फॉर्म के अंदर इनपुट के अंदर स्पैन, पैराग्राफ, बटन और एंकर टैग, ओके। अब आप देखोगे दैट्स वाई हमें एक यूनिफॉर्म लुक मिलेगा। यूनिफॉर्म लुक का मतलब दैट मीन्स कि हम जो है, हम यहाँ पर आप देखो, आप फॉरगॉट पास पे जाओ, उसका भी लुक यही है, ठीक है। लॉग इन टू योर अकाउंट, उसका लुक भी यही है। रजिस्टर विद अस, उसका लुक भी यही है। अब देखो CSS जब आप लिखते हो ना, CSS कुछ ऐसी लिखो कि आपको फिर इसमें मीडिया क्वेरीज ना लिखने की जरूरत पड़े। आप देखो क्या इस form.css में मैंने एक ही फॉर्म कंटेनर लिखा, सारा कुछ उसी के अंदर है, फॉर्म कंटेनर। मैंने मत इसमें बहुत सारी क्लासेस बनाई, फिर क्लास फॉर्म कंटेनर के अंदर कुछ मैंने नहीं रखी वैसी। तो इस तरह की जो ये हायरार्की बेस्ड जो CSS होती है ना, ये ज़्यादा अच्छी होती है, इसको मेंटेन करना भी आसान है। और आप देखो login.jsx, यू चेक login.jsx, इसके अंदर भी मैंने यही CSS लाई है। रीसेट पास के अंदर भी मैंने यही CSS लाई है, form.css। सब जितनी भी ये फाइल है ना, 1 2 3 4, सबको मैंने एक ही CSS लगा दी। और सब में मैंने यही बनाया, कंटेनर मेरा एक ग्लोबल क्लास है, वो ग्लोबल क्लास है। तो कंटेनर, उसके अंदर फॉर्म कंटेनर। अब आप पूछ रहे थे कि लॉक क्या है, लॉक ये है, ठीक है। और हाँ, अब अगर लॉगिन में जाएंगे तो यहाँ पर भी लॉक दिख रहा है, आप उसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, मैंने एक डिव बनाई है, उसका नाम क्या रखा, लॉक। उसके अंदर मैंने क्या इंपोर्ट किया है, फा लॉक। ये क्या है, इट्स एन रिएक्ट आइकन। रिएक्ट आइकन्स की क्लास जिसने पढ़ी होगी उसको पता है कि दैट हम आइकन्स कहाँ चलाते हैं, रिएक्ट आइकन से। वी आर हैविंग ए लाइब्रेरी कॉल्ड एज
रिएक्ट आइकन, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं आइकन्स के लिए। तो ये मैंने वहाँ से लाया। और इस आइकन की स्टाइलिंग देखो, मैंने यहाँ पर थोड़ा इनलाइन सीएसएस भी किया है। मैंने इसका फॉन्ट साइज 28 और कलर क्या दिया इसको पर्पल, तो इसीलिए इसका कलर पर्पल हो गया। और बाद में जो ये लॉक नाम का डिव है, अगर आप इसकी सीएसएस चेक करोगे, लॉक नाम के सीएसएस के अंदर मैंने इसको विड्थ दी है 50, हाइट दिया है 50, बॉर्डर दिया है 1 पिक्सल सॉलिड पर्पल, बॉर्डर रेडियस दिया 50%, उससे वो सर्कल हो जाएगा ना, है ना। तो लॉक के इर्द गिर्द इस तरह से सर्कल आ गया। उसके बाद उसके अंदर जो लॉक है उसको बीच में लाना, तो क्या करोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, इस तरह से सर्कल बन गया और सर्कल के अंदर एक लॉक है और वो बिल्कुल सेंटर में प्लेस हो गया, परफेक्ट। डबल इसमें इनलाइन सीएसएस में, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। इनलाइन सीएसएस में आपने स्टाइल जब आप लिखते हो ना, ये इसमें स्टाइल आप देखो थोड़ा डिफरेंटली लिखना पड़ता है। ये जो JSX है ना, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंडेड, ये वो वाली सीएसएस को मतलब ये नहीं करता, मतलब इसमें वो वाली सीएसएस कंफर्टेबल नहीं है जो हम आमतौर पर लिखते हैं। जब हम लिखते हैं ना स्टाइल सीधे HTML में, जब आप इनलाइन सीएसएस लिखते हो तो वो किस तरह से होता है, उसमें फॉन्ट साइज कैसे होता है, फॉन्ट फिर साइज, वो फॉन्ट साइज स्मॉल होता है, साइज का इसका स्मॉल होता है और उसमें भी बीच में हाइफन होता है, तो फॉन्ट साइज, कलर। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर केमल केस में लिखा है, तो इट्स टोटली डिफरेंट थिंग। यहाँ पर जो आप इस स्टाइल नाम की प्रॉप के अंदर, या आप देखो, ये आपने फॉर लॉक को एक तरह से स्टाइलिंग नहीं की, या आपने इसको प्रॉप्स दे दिए, क्योंकि ऐसे हम कंपोनेंट को क्या देते हैं, प्रॉप्स देते हैं ना। हम लिखते हैं ना स्टाइल इज यूजर इज इक्वल टू करली ब्रेसेस में फिर यूजर नेम, तो मान लो ये आपने इस तरह से फॉर लॉक को एक हिसाब से क्या दे दिए, प्रॉप्स दे दिए। और प्रॉप्स हम इसी तरह से देते हैं बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है, देखो फॉन्ट साइज 28 पिक्सल, इट्स अ की वैल्यू पेयर, एंड कलर पर्पल, इट्स अ की वैल्यू पेयर, और बीच में क्या है इनके, कॉमा। जबकि एक्चुअल सीएसएस में अगर आप देखोगे, एक्चुअल सीएसएस में तो यहाँ पर कोलन होता है, ठीक है, ये सेमी कोलन, ठीक है, ऐसे। तो लेकिन हम ये भी हम की वैल्यू पेयर्स में ही लिखते हैं, लेकिन इसमें आप देखते हो एंड हम किसे करते हैं, सेमी कोलन से, एक टर्मिनेटर से। जबकि register.jsx में जो हमने ये CSS लिखी, इट इज जस्ट इट्स अ प्योर जावास्क्रिप्ट जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट्स अ जेसन ऑब्जेक्ट, ओके। तो ठीक है, मतलब हमारा एक ही, मतलब इसको मैंने अच्छे से देखा पहले, इसको समझा पहले कि इसमें क्या क्या है, फिर जो रिक्वायरमेंट थी उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने इसको CSS लिख दी, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि CSS मैंने इसको मैंने क्लास में क्यों नहीं किया, इसकी रीज़न है, आप इसको खुद से अंडरस्टैंड कर सकते हो, बिकॉज CSS आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है। अगर मैं ये करने बैठ जाऊँगा तो इसमें खामा में 1-1.5 घंटा ज़ाया हो जाएगा, दैट विल कॉस्ट अस ए क्लास, है ना, वो एक क्लास के बराबर हो गया। तो आप इसको देखोगे, इसमें कुछ एक ही CSS फाइल है ना, एक ही CSS फाइल है, उसमें आप देखो बराबर लिखा हुआ फॉर्म कंटेनर, उसके अंदर लॉक के ऊपर H3, उसके बाद स्पैन, H3 और स्पैन को मैंने थोड़ा कलर ग्रे किया है। देखो मैं आपको एक डिजाइन थ्योरी बताता हूँ। आप ये लॉग इन टू योर अकाउंट जो है ना, यहाँ पर लिखा हुआ, ये H3 में लिखा है। अब देखो मैंने इसका कलर क्या कर दिया, 30-30-30, तो मैंने इसका कलर थोड़ा ग्रे टोन में लाया। आप देखो इट्स नॉट ब्लैक, बात ये ब्लैक पूरा नहीं है। कभी भी आप डायरेक्ट ब्लैक कलर यूज नहीं करोगे टेक्स्ट के लिए। आप देखोगे बहुत सारी वेबसाइट्स पर कभी भी ब्लैक कलर यूज नहीं होता। ब्लैक कलर को अगर आप डायरेक्टली यूज करोगे ना, डिजिटल स्क्रीन पर ब्लैक कलर जो है ना वो अजीब दिखता है, मतलब वो चुभता है आंखों को। इसीलिए आप देखोगे सब्टल ग्रे कलर होता है टेक्स्ट का, ठीक है। जब भी आप कहीं पे टेक्स्ट का कलर देखो, किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करके देखो, वहां पर आप देखोगे कि कभी भी आप देखोगे प्योर ब्लैक कलर नहीं। इज दिस प्योर ब्लैक कलर? नो, ये नहीं है पूरा ब्लैक कलर, जिसको हम बोलते हैं चिट क्रोन, वो नहीं है वो। इसको थोड़ा सा हल्का सा इन्होंने ग्रे टोन पे लाया। और ये देखो, ये तो पूरे ही ग्रे है। आप फोन खोल के देख लो, कोई भी वेबसाइट देख लो आप, कहीं पर भी ब्लैक कलर यूज नहीं होता, क्योंकि डिजिटल स्क्रीन पर ब्लैक कलर आंखों को चुभता है, रीडेबिलिटी इश्यूज आते हैं, मतलब और अच्छा भी नहीं दिखता। इसीलिए हम कभी भी ब्लैक कलर डायरेक्ट यूज नहीं करते। सबसे पहले जब आप यूजर इंटरफेस बनाते हो, उसमें किस चीज को पहले नजर रखते हैं? रीडेबिलिटी को, ठीक है। और परसों भी मैंने आपको कहा था कि एक वेबसाइट है जिसको हम क्या कहते हैं, यूएक्स प्रिंसिपल्स, ठीक है, यूएक्स प्रिंसिपल्स। तो मैं आपको इस वेबसाइट पे ले गया था और मैंने आपको कहा था कि देखो एक प्रिंसिपल है, दैट्स कॉल्ड एज एस्थेटिक यूजेबिलिटी इफेक्ट। इस चीज को हमेशा नजर में रखोगे आप, एस्थेटिक्स को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। डिजाइन में जो है ना एस्थेटिक्स होनी चाहिए, बाद में यूजेबिलिटी लोग देखते हैं। लोग पहले शक्ल को ही देखते हैं। हाँ, हमारी आम दुनिया में भी, आम जिंदगी में भी लोग ज्यादा शक्लों के ऊपर ही जाते हैं, ठीक है, जबकि एक्चुअल मतलब सीरत को कोई नहीं देखता।
इसी तरह से आप देखो एस्थेटिक यूजेबिलिटी, अगर आप इसको देखोगे इसने लिखा है यूजर ऑफन परसीव एस्थेटिकली प्लीजिंग डिजाइन एज डिजाइंस दैट आर मोर यूजेबल। लोग जो एस्थेटिकली प्लीजिंग डिजाइन होते हैं ना उनको यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, जबकि उसमें यूजेबिलिटी इश्यूज भी अगर होंगे ना तो लोग छोड़ देते हैं, चलो इसमें ये तो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। जैसे मैंने आपको परसों एग्जांपल दी थी कुछ बच्चों की जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है ना। तो एस्थेटिक्स को आप हमेशा याद रखोगे। तो इनका जो है ना, जब आप इन पूरे प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझोगे, ओकाम्स रेजर, मिलर्स लॉ, मेंटल मॉडल, ठीक है, तो आप देखोगे कि आप एक अच्छी यूआई बना पाओगे। ठीक है, एक अच्छी यूआई बनाने के लिए, एक अच्छा यूजर इंटरफेस बनाने के लिए आपने हमेशा इन लॉज को मद्देनजर रखना है। हम कहते हैं ना यूएक्स, यूआई यूएक्स, आपने सुना होगा यूआई यूएक्स इंजीनियर। वो क्या होता है? यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, यूजर का एक्सपीरियंस, आपकी ऐप को यूज करते हुए यूजर का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होना चाहिए और यूजर इंटरफेस भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो यूजर एक्सपीरियंस के प्रिंसिपल्स को समझने के बाद ही आप एक अच्छी इंटरफेस बना पाओगे। ठीक है, तो सही है। अब ये हमने फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसमें बनाई, अभी हम इसमें और भी फर्दर डिजाइन की चेंजेस करेंगे। अभी तो फिलहाल मैंने एक लॉगिन बना लिया। तो चलो, अगर मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया तो ये बोलता है सर्वर एरर, ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। तो देखते हैं इसमें क्या इशू आ रहा है। आज हमें एक तो ये इश्यूज भी रिजॉल्व करने हैं और हमें एक और चीज़ देखनी है। कल हमें एक चीज़ में एरर आया था, ठीक है, आपको याद होगा मैंने जब यहाँ पर रीसेट पास किया था तो मैंने लिखा था ऐसे, फॉर्म डेटा सेट फॉर्म डेटा, मैंने एक ही हुक बनाया था। मैं इसको वापस फिर पीछे ही ले गया। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए इसमें फिर अलग अलग हुक्स बनाए थे, लेकिन फिर मैं इसको वापस क्या किया, मैंने वापस इसको वैसे ही किया था जैसे हमने पहले किया था ना, जैसे ऑन चेंज सेट फॉर्म डेटा न्यू पास। पहले तो इस प्रॉब्लम को समझते हैं, ये प्रॉब्लम क्यों है। ओके, इससे भी आपको जो यूज स्टेट है ना उसका मतलब समझ में आ जाएगा। चलो, आप कल की प्रॉब्लम देखो आ क्यों रही थी। कल टाइम हो गया था तो कल मैंने इस टॉपिक को छेड़ा नहीं, लेकिन आप देखो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। एक सिंपल सा जो है, मतलब एक वर्क अराउंड, एक सिंपल सी चीज है कि दैट आप अलग बनाओ, आप न्यू पासवर्ड सेट न्यू पास बनाओ, कंफर्म पास सेट, जैसे हमने कल किया था, जैसा कि अभी आप देखोगे गिटहब पर भी वैसा ही है। लेकिन ऐसे करने में आपको क्या प्रॉब्लम आती है? अगर हम सेट फॉर्म डेटा को कॉल करते हैं, देखो जब मैं सेट फॉर्म डेटा को कॉल करता हूं, चलो हम सेट फॉर्म डेटा को कॉल करते हैं, उसमें हमने न्यू पास क्या भर दिया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। हम इसको बोलते हैं कि देखो जब भी कोई एंटर योर न्यू पासवर्ड को चेंज करेगा तो तुम सेट फॉर्म डेटा में डाल देना न्यू पासवर्ड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। चलो हो गया इतना। उसके बाद आप कहां जाते हो? उसके बाद आप जाते हो इस वाले इनपुट पर कंफर्म करने के लिए। अब आप इसको करते हो कि देखो अगर किसी ने चेंज किया, यानी कि अगर किसी ने कंफर्म योर न्यू पासवर्ड को चेंज किया तो आप फिर से सेट फॉर्म डेटा को कॉल करोगे, उसमें कंफर्म पास को ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर देना। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम देख रहे थे कि दैट न्यू पास हमें अनडिफाइंड आ रहा था, है ना, न्यू पास। तो इसकी रीजन क्या है? जब भी आप सेट फॉर्म डेटा को कॉल करोगे, उसकी जो पहली स्टेट है, मतलब आप ऐसे समझो, व्हाट इज द स्टेट ऑफ फॉर्म डेटा, जब आपने कोई भी मतलब डेटा उसमें फिल नहीं किया होता, मतलब एम्प्टी, कुछ भी नहीं, उसमें ना न्यू पास था ना कंफर्म पास था, इट मींस न्यू पास वाज अनडिफाइंड, कंफर्म पास इज आल्सो अनडिफाइंड। या हम कह सकते हैं चलो एम्प्टी है, न्यू पास भी एम्प्टी है, कंफर्म पास भी एम्प्टी है। इसके बाद देखो आप क्या करते हो, जब आप सेट फॉर्म डेटा को कॉल करते हो, न्यू पास डाल दिया ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। इसके बाद फिर आप जाते हो कंफर्म यूर न्यू पासवर्ड पे, वहां पर आप सेट फॉर्म डेटा डालते हो कंफर्म पास। सेट फॉर्म डेटा को पहली स्टेट डिलीट हो जाती है, समझ रहे हो इसको? ये प्रॉब्लम को समझो। इसमें क्या होता है कि अगर मैं ऐसे करूं, देखो अगर हम ऐसे करते हैं, आपको पता है कि कल हमारा यहां पर क्या सीन हो रहा था कि दैट मैं न्यू पास दे रहा था, कंफर्म पास दे रहा था, हमें रिजल्ट आ रहा था वहां से कि ये आपस में ये अनडिफाइंड है। यानी कि अगर हम ऐसे देखें, अगर हम यहां पर जाए इस तरह से, यूजर रीसेट पास मैंने ऐसे ही यहां पर कर दिया, तो मान लो अगर यहां पर अभी हम लिखेंगे 1 2 3 4 और हम यहां पर लिखेंगे 1 2 3 4, तो ये बोल रहा था जब हम चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर रहे थे तो वहां से रिजल्ट क्या आ रहा था, वहां से रिजल्ट देखेंगे, पहले देखेंगे एपीआई कॉल हो भी रही है कि नहीं, ठीक है। तो नेटवर्क ओपन करके चेंज पासवर्ड कर दिया, देखो ये दिखा रहा है 400, पासवर्ड डज नॉट मैच, जबकि मैंने पासवर्ड तो दिया 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम दिया। हो क्या रहा है कि जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं
तो सेट फॉर्म डेटा होता है। सेट फॉर्म डेटा में न्यू पास की स्टेट अपडेट हो जाती है। बाद में जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो कंफर्म न्यू पासवर्ड की स्टेट अपडेट हो जाती है, लेकिन जो पुरानी स्टेट होती है ना उसमें न्यू पास की वो डिलीट हो जाती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें स्टेट को रखना है यहाँ पर मेंटेन। हमें एक तरह से पुरानी स्टेट को भी रखना है और नई स्टेट को भी रखना है। बताओ जावास्क्रिप्ट में आप इस चीज के लिए क्या क्या करते थे, आप कैसे इसको अचीव करोगे? देखो, इसके लिए आप एक फंक्शन लिखो, मैं आपको दिखाता हूं। हमने ये फंक्शंस लिखी हुई है। तो हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं कहाँ पे, यहाँ पर देखते हैं। मैंने बहुत जगह पर ये फंक्शन लिखी हुई है, लेकिन अब मुझे याद नहीं है कि कहाँ पर लिखी है। तो यूजर कंपोनेंट्स में आप देखो, दिस लॉगिन के अंदर या किसी भी अंदर आप देखो, वहां पर हमने ऐसे लिखा हैंडल चेंज। ठीक है, मैं इस फंक्शन को यहां पर कॉपी करता हूं। देखो यहां पर ये जो है हैंडल चेंज पास, मैं एक फंक्शन यहां पर लिखता हूं जहां पर ये लिखा ना, मैं यूजर आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर पैराम्स, यहीं पर मैंने एक फंक्शन बनाई हैंडल चेंज। क्या लिखी? हैंडल चेंज। देखो यहां पर इस फंक्शन में क्या किया हमने, इसको देखो अच्छे से, देखो इसको, कांस्टेंट हैंडल चेंज, इसमें हमने क्या ले लिया, एक पैरामीटर। फिर हमने ले लिए नेम और वैल्यू, कहां से, ई डॉट टारगेट से। बताओ ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया कांस्टेंट नेम एंड कॉमा वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट। इसका मतलब हो गया कांस्टेंट नेम इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसका मतलब मैंने नेम और वैल्यू ले लिया कहां से, ई डॉट टारगेट से। ठीक है, नेम और वैल्यू मैंने कहां से ले लिया। अब आप कहोगे नेम क्या है, आपको याद है हम ऐसा भी करते थे, हम लिखते थे ऐसे, नेम इज इक्वल टू ईमेल। ऐसा कभी किया आपने, नेम इज इक्वल टू ईमेल, इसको हम बोलते हैं ना, ये की वैल्यू पेयर होता है। नेम इज इक्वल टू ईमेल, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, यानी कि हर किसी इनपुट में एक ऐसी चीज होती है कि जहां पर आप उसको नेम दे सकते हो, यानी कि आप इस इनपुट का कोई नाम रखो, उससे फिर हम इसको ट्रेस आउट करेंगे। ठीक है, यानी कि हम एक नेम इसको देंगे, इस इनपुट को हमने एक नाम दे दिया, ओके, वो भी हम किस में देते थे, की वैल्यू पेयर में, यानी कि नेम इज इक्वल टू ईमेल, इस तरह से। यहां पर इसको क्या लिखोगे, अब हमें ऐसे तो नहीं लिखना है, हम ऐसे लिखना है, नेम इज इक्वल टू न्यू पास। क्या लिखेंगे, नेम इज इक्वल टू न्यू पास, इसका नाम न्यू पास है। ठीक है, नेम इज इक्वल टू न्यू पास। इसका क्या नेम दोगे, इसका नेम दोगे आप इस तरह से, नेम इज इक्वल टू, हाँ, नेम इज इक्वल टू कंफर्म, ये जो हमने यहां पर लिखा कंफर्म पास। ठीक है, मैंने इनको नेम दे दिया। अब हम नेम से इनको पहचानेंगे। ठीक है, इनको हम किससे पहचानेंगे, इस इनपुट को भी हम इसके नाम से पहचानेंगे, इस इनपुट को भी हम इसके नाम से पहचानेंगे। और बताओ, यही नाम और यही इसी इनपुट का वैल्यू, क्योंकि ये दोनों किसके एट्रीब्यूट हैं, नेम और वैल्यू किसके एट्रीब्यूट्स हैं, इनपुट के, है ना। ये आप कहां से ले रहे हो, ई डॉट टारगेट से। ई डॉट टारगेट कौन सा हुआ, जिसमें आप चेंज करोगे, मतलब जो इनपुट में आप क्लिक करके लिखना चाहोगे। लाइक जैसे कि अगर मैं यहां जाऊं, अगर मैं इस इनपुट को ऐसे क्लिक करके इसके ऊपर कुछ लिख रहा हूं, तो इसका मतलब हो गया कि यही टारगेट है। ओके, तो इसी इनपुट का नाम और इसी इनपुट का वैल्यू हम कहां से ले रहे हैं, ई डॉट टारगेट से। तो कांस्टेंट नेम एंड वैल्यू यू आर टेकिंग फ्रॉम ई डॉट टारगेट। बताओ, अगर इसको डिस्ट्रक्चर करके नहीं लिखेंगे तो ये कैसे लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कांस्टेंट नेम इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ई डॉट टारगेट डॉट नेम। और बताओ, इसको अगर वैल्यू लिखना पड़े हमें, कैसे लिखोगे आप वैल्यू, आप लिखोगे कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये तो होगी दो लाइंस, है ना। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसी को कंबाइन करने के लिए मैंने क्या कर दिया, नेम एंड वैल्यू को डिस्ट्रक्चर कर दिया और उसको बराबर रख दिया किसके, ई डॉट टारगेट के। ये लाइन और ये दो लाइनें आपस में बराबर है। ठीक है, तो मुझे अब अच्छा वही लगता है शॉर्ट में लिखने का, कांस्टेंट नेम वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट। सही है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद मैं करता हूं सेट फॉर्म डेटा। सेट फॉर्म डेटा, इसके अंदर आप देखो एक फंक्शन चलाते हो। सेट फॉर्म डेटा के अंदर आप डायरेक्टली नहीं करते, मतलब आप सेट फॉर्म डेटा के डायरेक्टली नहीं न्यू पास एंड कन्फर्म पास को चेंज करते हो, बल्कि आप क्या करते हो, आप इसको बोलते हो प्रीवियस इनपुट। आप इसके अंदर एक फंक्शन चलाओ। देखो, सेट फॉर्म डेटा इज अ फंक्शन। ये कौन सी फंक्शन है,
यूज स्टेट की, इट्स अ यूज स्टेट, इसको देखो, इसको लिखा भी है वहां पे कि इट्स अ रिएक्ट डॉट सेट स्टेट फंक्शन, यहां पर लिखा हुआ है रिएक्ट डॉट सेट स्टेट फंक्शन, ये स्टेट को सेट करने के लिए फंक्शन लगती है, बट दिस फंक्शन कैन टेक अनदर फंक्शन एज एन पैरामीटर, ये दूसरी फंक्शन को भी एज ए पैरामीटर ले लेता है, कि सेट फॉर्म डेटा के अंदर भी आप एक और फंक्शन चला सकते हो। तो देखो इसे यहां पर एक फंक्शन चलाई हुई है, प्रीवियस इनपुट विच इंप्लाइज टू करली ब्रेसेस, ठीक है, और इस तरह से भी फंक्शन लिखी जाती है। वन लाइनर जो होता है ना, वन लाइनर किनको बोलते हैं, जो ना एक ही लाइन में जो फंक्शन कंप्लीट हो जाती है, वो ऐसे भी लिखी जाती है। तो इसने ले लिया सेट फॉर्म डेटा में हमने लिखा है प्रीवियस इनपुट, देखो प्रीवियस इनपुट, आप एक पैरामीटर ले लो प्रीवियस इनपुट, ठीक है, बाद में क्या कर देना आप, प्रीवियस इनपुट के ऊपर आपने ऐसे लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर, आपने इसको बोला कि प्रीवियस इनपुट रखना और नेम के ऊपर वैल्यू लगा देना, नए नेम के ऊपर। अब नेम क्या, नेम है न्यू पास, कन्फर्म पास, ठीक है। एक देखो, पहले जब आप इस फंक्शन को चलाओगे, तो पहले ये न्यू पास को मतलब सेट फॉर्म डेटा न्यू पास के अंदर वैल्यू भर देगा, ठीक। उसके बाद फिर से हम सेट फॉर्म डेटा फंक्शन को ही चलाएंगे, उसमें प्रीवियस इनपुट रहेगा और कन्फर्म पास के अंदर वैल्यू फिल हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, देखो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें यहां पर इतना तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इसको इतना नहीं लिखना है कि ऑन चेंज तो ये सब करना नहीं। देखो ऑन चेंज मैं इसको बोलूंगा कि तुम एक फंक्शन चला लो हैंडल चेंज, बस इतना ही, क्योंकि इसका लॉजिक कहां पे लिखा हुआ है, ऊपर। अब दो बार यहां पर क्यों लिखने की जरूरत है, बस यहां पर भी किस फंक्शन को कॉल कर दो, हैंडल चेंज को ही। तो इस तरह से आप हैंडल चेंज जो है ना, हैंडल चेंज एक कोड स्निपेट है, आप कहीं से भी उठा के कहीं पे भी डाल दो, ठीक है। तो मैंने यहां पर लगा दिया हैंडल चेंज। अब हैंडल चेंज खुद से ही करेगा, देखो हैंडल चेंज अब खुद से क्या करेगा, नाम और वैल्यू ले लेगा टारगेट से, ओके। फिर सेट फॉर्म डेटा फंक्शन को कॉल करेगा, प्रीवियस इनपुट को उसकी स्टेट को मेंटेन करते हुए दूसरे को अपडेट कर देगा, दूसरे नेम वैल्यू को अपडेट कर देगा, ठीक है, दूसरे नाम और वैल्यू को अपडेट कर देगा। और हाँ, हम इस यूज स्टेट के अंदर ये न्यू पास कन्फर्म पास बनाए थे ना एज अ ऑब्जेक्ट, हम इसको बनाएंगे एज अ एरे। क्या बनाएंगे, एरे हम बनाएंगे उसको, ठीक है। क्योंकि हम ये याद रखना, आप हमेशा इस एरे के अंदर आप इसको ऐसे ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। तो मैंने यूज स्टेट के अंदर इस तरह से न्यू पास कन्फर्म पास बना दिया, यानी कि यूज स्टेट के अंदर हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है न्यू पास कन्फर्म पास। इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वैसे भी ये आप देखो यहां पर जब हम एक्सियोस डॉट पुट कर रहे हैं उस वक्त आप क्या सेंड कर रहे हो, उसके साथ फॉर्म डेटा। आपको पता है पुट के साथ जो चीज आप यहां से सेंड करते हो फॉर्म डेटा, वो फिर भी एरे ही होती है, वो एरे ही होता है। तो ये एरे ही है, तो यूज स्टेट के अंदर ये जो चीज है ना, ये एरे ही है, ओके। तो अगर मैंने अब लिखा यहां पर, इसकी वैल्यू देखो क्या है, इसकी वैल्यू आपने लिखी फॉर्म डेटा डॉट, ये दिखा रहा है ये एरे बन गई, नहीं, इसको हम एक काम करते हैं, इसको वैसे ही ये खुद ही करता है, इसके साथ छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको मत छेड़ो, फिर हमें वैल्यूज में फिर हमें बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो बेटर इज टू गो विद दिस, ठीक है। तो आप समझ गए यहां पर क्या करना है। तो फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा, यूज स्टेट, इसके अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू पास कन्फर्म पास, ठीक है। उसके बाद यूजर आईडी आपने लाई पैराम से, हैंडल चेंज आपने फंक्शन बना ली। देखो ये आपको हर जगह पे काम करेगी, जहां पर भी आपके फॉर्म्स होंगे आपको वहां पर काम में आ जाएगी। उसके बाद आपने लिखा हैंडल चेंज पास, जो कि एक एक्सियोस डॉट पुट रिक्वेस्ट है। वो एक्सियोस डॉट पुट रिक्वेस्ट हम किस पे कर रहे हैं, यूआरएल के ऊपर, इस यूआरएल पे यूजर पासवर्ड रीसेटलिंग यूजर आईडी पर, और फॉर्म डेटा सेंड कर रहे हैं। फिर हम इसको लिख रहे हैं कि अगर देखो अगर रेस्ट डॉट स्टेटस 200 होगा तो तुम करना रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज, एल्स में करना टोस्ट डॉट एरर रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज, और करना कंसोल डॉट लॉग रेस्ट। ये आपको कब करना है, ये इसके बाद, इस इफ के बाद ये कंसोल डॉट लॉग रेस्ट तो होगा ही होगा, और कैच करना एरर, बाकी फिर HTML है, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये मतलब अच्छे से चलेगा। लाइक अगर मैं इसको अभी यहाँ पर डिलीट कर दूं, यहाँ पर लिखूं 1 2 3 4 1, कम से कम ये एरर तो मुझे नहीं आना चाहिए। और हाँ, इसको आप जो है ना, जब हम चेंज पास करते हैं, देखो इसने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, सर्वर एरर आया। चलो ये ठीक है, कम से कम सर्वर एरर आया, लेकिन वो एरर हमें नहीं आया। इसका मतलब दोनों ही चीजें इस बार है हमारे पास। एंड हाँ, अगर आप फिर भी देखना चाहते हो कि नहीं है कि नहीं, तो आप फॉर्म डेटा को यहां पर, ठीक है,
कंसोल डॉट लॉग फॉर्म डेटा भी कर लो, हमने किया हुआ है। देखो कंसोल हम करते हैं, देखो न्यू पास भी आ गया, कंफर्म न्यू पास भी आ गया। बाकी जो है ना, बाकी आपकी एरर मैसेजेस हैं, चेक कर लो। मैं फिर से करता हूँ चेंज पास, देखो न्यू पास भी आ रहा है, कंफर्म पास भी आ रहा है। इस यही रीजन हमें प्रॉब्लम थी। कल ही मैंने आपको कहा था कि दैट इसमें स्प्रेड ऑपरेटर लगाना है। तो स्प्रेड ऑपरेटर कैसे लगाते हैं हम? कुछ नहीं, आपने सेट फॉर्म डेटा के अंदर एक फंक्शन रन करनी, उसके अंदर एक स्प्रेड ऑपरेटर लगाना है। उससे क्या होगा कि पुरानी स्टेट भी रहेगी और जो नया डेटा आप फिल कर रहे हो वो भी रहेगा। कल क्या हो रहा था कि हम पहले न्यू पासवर्ड लिख रहे थे, फिर जब हम कंफर्म न्यू पासवर्ड लिख रहे थे तो पुराना ये न्यू पासवर्ड डिलीट हो रहा था, वो अनडिफाइंड आ रहा था फिर। ठीक है, तो ये तो हो गया कल की इस प्रॉब्लम का पहले समाधान। अब इसके बाद अगर हम नेटवर्क में देखें, नाउ वी आर हैविंग दिस सर्वर एरर मैसेज, तो ये ऑब्वियसली कहां से आ रही होगी? ये बैकएंड से आ रही होगी। तो बैकएंड में कुछ मसला है, वो चेक करते हैं। ठीक है, बैकएंड देखो, बैकएंड में कोई एरर आया हुआ है। ठीक है, तो देखो जब बैकएंड में एरर होगा ऑब्वियसली ये नहीं चलेगा, तो हम चलो सेव कर देते हैं इसको फिर से। देखो मैंने सर्वर को सेव करके फिर से रिस्टार्ट किया। अगर मैं इसको फिर से एक बार चेंज पासवर्ड करने की कोशिश करूं, देखो इट इज सेंडिंग अगेन सर्वर एरर। देखो इसकी रीजन क्या है? ये कह रहा है कि बीसन एरर। बीसन एरर कहता है कि इनपुट मस्ट बी 24 कैरेक्टर हेक्स स्ट्रिंग। आपको पता है जहां पर आप इसको क्या पैराम में भेज रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, इज दिस अ मोंगो आईडी? नहीं, ये मोंगो डीबी की आईडी नहीं है। मोंगो डीबी की आईडी होती है, उसको बोलते हैं बीसन आईडी। क्या बोलते हैं? वो 24 कैरेक्टर्स की होती है। कितनी? 24 कैरेक्टर्स की। इसीलिए आपको बैकएंड क्या दे रहा है? बैकएंड एरर दे रहा है, क्योंकि जहां पर भी ये कंट्रोलर लिखा होगा, कौन सा कंट्रोलर? रीसेट का। ठीक है, देखो रीसेट का जो कंट्रोलर है वो क्या ले रहा है सबसे पहले? दैट इज टेकिंग, आजा, किसी ने देखा तो नहीं बाहर से? हाँ, अब यहां से आजा बैठने, वहां से नहीं दिखता। ठीक है, ओके, यामिन के पास बैठो। देखो भाई, तो यहां पर चेक करो आपने, ये यूजर आईडी आप ले रहे हो ना, इसको रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, आप यूजर आईडी ले रहे हो उसको। आपको पता है अभी यूजर आईडी क्या आ रही होगी? चलो एक काम करते हैं, लेट अस डू वन थिंग, कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग यूजर आईडी। ठीक है, यूजर आईडी को मैंने कंसोल कर दिया। ठीक है, यूजर आईडी, हाँ मैं सेव करता हूं। देखो इसके बाद फिर से यहां पर चलेगा ना, ये मैं फिर से करूंगा चेंज पासवर्ड, इसने फिर से हमारा सर्वर एरर, लेकिन आपकी बार कम से कम ये मुझे दिखाएगा ना 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 6 5 7, यही है ना, 1 2 3 4 6 5 7। इट मींस ये जो पैराम्स के अंदर आईडी है ना, इट्स नॉट अ वैलिड बीसन आईडी, इसीलिए आपको आ रहा है सर्वर एरर। क्या आ रहा है? सर्वर एरर। लेकिन अब मसला है कि दैट ये सर्वर एरर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है यहां पर, है ना? अगर 500 आया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा बैकएंड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा, ये जो मर्न स्टैक में जब हम कोई चीज बनाते हैं ना, लाइकली मोस्टली आपको टीचर पूछेगा बाहर आप क्या पढ़ रहे हो। हम आप उसको कुछ बोल ही नहीं सकते कि दैट हम कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं। पता है क्यों? हम यहाँ पर हमेशा MERN के बीच में जागल कर रहे होते हैं। हम कभी एक्सप्रेस पढ़ेंगे, कभी आप ये फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट पढ़ रहे होते हो। ठीक है, और Node.js क्या है? दैट्स अ रन टाइम एनवायरनमेंट। तो ये सारा कुछ तो Node.js की वजह से ही तो चल रहा है। कभी कभी बोलते हैं हमें टीचर्स, मतलब आपको बोलेंगे कभी सर Node.js पढ़ा आप लोगों ने? यहाँ पर स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, Node.js पढ़ा ही। उनको ये भी नहीं पता होता कि Node.js इज अ रन टाइम, उसको पढ़ना नहीं होता। Node.js एक बार आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया, उतना ही है वो। ठीक है, वो उतना ही है। Node.js में फिर जो लाइब्रेरी होती है ना, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, उनको बोलते हैं नोड मॉड्यूल्स। और नोड मॉड्यूल्स, जो भी नोड मॉड्यूल आप इंस्टॉल करोगे वो Node.js ही है। ठीक है ना? तो अगर आपसे भी कभी कोई पूछे कि बताओ Node.js पढ़ा है, आप बोलोगे नहीं वो तो सर ने नहीं पढ़ा है, आशु Node.js पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कहा था। तो Node.js कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, Node.js इज जस्ट अ रन टाइम एनवायरनमेंट जो कि नोड मॉड्यूल्स होते हैं। तो नोड मॉड्यूल्स तो हम रोज इंस्टॉल करते हैं, हम तो यहाँ से भी इंस्टॉल करते हैं, बैक एंड से भी, फ्रंट एंड से भी। तो हमने तो इतने सारे नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए, वही है Node.js और कुछ नहीं है। Node.js इज जस्ट जावास्क्रिप्ट रनिंग ऑन सर्वर। क्या है? इट्स अ जावास्क्रिप्ट रनिंग ऑन सर्वर, हैविंग सम एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज, हैविंग सम एक्स्ट्रा क्लासेस जो कि जावास्क्रिप्ट में नहीं थी। जैसे जावास्क्रिप्ट में विंडो क्लास थी, जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट क्लास थी, लेकिन इसमें नोड मॉड्यूल्स, इसमें Node.js में और भी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। तो हम हमेशा जब भी मर्न स्टैक को पढ़ोगे आप हमेशा एक्सप्रेस और रिएक्ट के बीच में जगल करते रहोगे। ठीक है, कभी आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ट्वीकिंग बैकएंड से एंड थोड़ा सा ट्वीकिंग रिएक्ट से, बिकॉज
MERN स्टैक इज अ फुल स्टैक फ्रेमवर्क, है ना, MERN स्टैक है फुल स्टैक फ्रेमवर्क। तो इसीलिए आप इस चीज को ख्याल में रखोगे कि ये चीज यहां पर होती रहेगी। तो ठीक है, अब इसके लिए आप देखो ये सर्वर एरर की मैसेज आ रही, इट मींस कैच ब्लॉक से आ रही है। इट मींस इस रीसेट पासवर्ड का ट्राई ब्लॉक फेल हो रहा है। उसके बाद क्या चल रहा है, उसके बाद कैच ब्लॉकर, और यही तो हमें स्टेटस 500 भेज रहा है। स्टेटस 500 भेज के इसी ने हमें मैसेज क्या लगा दी, सर्वर एरर। ठीक है, लेकिन कम से कम अगर मैं चेंज पासवर्ड पे ऐसे क्लिक कर रहा हूं, डोंट यू थिंक दैट कि सर्वर एरर वाली मैसेज मुझे टोस्ट में आनी चाहिए थी। तो उस यूजर को भी पता चल जाता कि दैट इट्स नॉट अ वैलिड आईडी 1 2 3 4 5 दिस 1 2 3 4 6 5 7 इट्स नॉट अ वैलिड आईडी। और वैलिड आईडी वो कैसे देगा, इसका एक रूट है, उसको ईमेल करना होगा, ईमेल से हम उसको आईडी भेजेंगे। वो कभी भी अपनी आईडी देकर यहां पर खुद से रीसेट नहीं कर सकता, है ना, जो कि हमने कल भी इसमें बात की थी। तो ठीक है, इसमें देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या होता है। चेंज पासवर्ड पे देखो 1 2 3 4 6 5 7 कंसोल में क्या होता है, कंसोल में यहां पर ये बोल रहा है, इस पे चेक करो, ये दिखा रहा है पुट, दिखा रहा है कि देखो आपने जो पुट रिक्वेस्ट इनिशिएट की है ना, इसको आ गया इंटरनल सर्वर एरर। और जो एरर आया है वो क्या आया है, इट्स अन मैसेज में आया रिक्वेस्ट फेल विद स्टेटस कोड 500, स्टेटस है 500। तो ये एरर में स्टेटस है, एरर के अंदर स्टेटस है। तो मैं देखो क्या लिखूंगा इसमें, फ्रंट एंड में आऊंगा, मैं फ्रंट एंड में लिख रहा हूं उसको। देखो मैंने इसके ट्राई ब्लॉक में लिखा है कि फ्रेश डॉट स्टेटस इज 200, ठीक है, तो सही है, तुम टोस्ट डॉट सक्सेस कर लेना। और अगर ये ब्लॉक नहीं चला, हम इसको बोल रहे हैं कि कंसोल डॉट लॉग रेस, अभी कंसोल डॉट लॉग रेस कर रहे हैं हम, तो वो ये है दिस वन, ठीक है, उसमें भी आपको इंटरनल सर्वर ही एरर आ रहा है। ठीक है, तो चलो इसको हटा देते हैं, पहले इसको मैंने हटा दिया, सेव करते हैं, एक और बार इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। देखो अभी हमें एक और कंसोल भी हो रहा है, वो कौन सा है, ये वाला भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलो ये भी हटा दिया। अब देखो, अब वो एक कंसोल तो कम से कम हट ही जाएगा। ठीक है, अब बोलता है कि देखो जब आप पुट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो इसमें 500 आ रहा है, और यहां पर भी दिखा रहा है कि रेस्पॉन्स में स्टेटस आ रहा है 500। इसका मतलब इसका भी कौन सा ब्लॉक चल गया, इस ट्राई का भी कैच ब्लॉक ही चल रहा है। ठीक है, देखो मैं इसको थोड़ा यहां पर लिखता हूं कुछ, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि क्या ये कंसोल सच में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, एरर, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये दिखेगा हमें कहीं पे कि नहीं। देखो देखो, है ना, एक्सियोस एरर, इसका मतलब हमारा कैच ब्लॉक चल रहा है, ट्राई ब्लॉक तो फेल हो रहा है। अगर आपको पता है कि दोनों में से एक ही ब्लॉक चलेगा, अगर ट्राई ब्लॉक चला, ट्राई ब्लॉक फेल हुआ, उसके बाद कैच ब्लॉक ही तो चलेगा ना, इसका मतलब ये हमें कैच ब्लॉक यहां पे चल रहा है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे इसको, आपको पता है इस कैच ब्लॉक में भी, इस कैच ब्लॉक जो है ना, ये जो कैच ब्लॉक यहां पर है, इस कैच ब्लॉक में भी आप ऐसे कर सकते हो, एरर डॉट स्टेटस। क्या करोगे, एरर में बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी देखो एरर में क्या क्या है, ठीक है, एरर में होता है एरर डॉट रेस्पॉन्स। हाँ एग्जैक्टली, जो भी एरर कोड 400 के होंगे या 500 के, जो भी सर्वर एरर होगा या जो भी मतलब बैड रिक्वेस्ट्स होंगी 404, 403, 401, 402, 500, 523, वो सारे किस में होते हैं, वो सारे कैच ब्लॉक में अवेलेबल होते हैं। और यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसने किया इफ रेस डॉट स्टेटस 200, तो क्या कर देना, टोस्ट डॉट सक्सेस रेस डॉट डेटा डॉट मैसेज। वो तो होगा, सक्सेस के टाइम पे हमने कल देखा यहां पर हो रहा था पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, लेकिन एल्स वाला क्यों नहीं चला, एल्स वाला तो मैंने कल लिखा हुआ था ना, एल्स वाला क्यों नहीं चला। देखो इसकी रीजन क्या है, क्योंकि एल्स में कौन से 200 के बगैर और कौन से एरर आप बैकएंड से सेंड कर रहे हो, या तो 400 या तो 500, है ना, या तो 400 भेज रहे हो बैड रिक्वेस्ट, या तो 500 आएगा सर्वर एरर। तो ये दोनों ही एरर कहां पर अवेलेबल होते हैं, ये कैच में अवेलेबल होते हैं। तो यहां पे आप लिखोगे इफ क्या, एरर डॉट, देखो डॉट, अगर एरर के अंदर जो स्टेटस होगा, इफ एरर डॉट स्टेटस, अगर एरर का स्टेटस, ठीक है, एरर डॉट रेस्पॉन्स, सॉरी एरर डॉट रेस्पॉन्स
हाँ, एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, ऐसे होता है. इफ एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या होगा, इज इक्वल टू मान लो 500, ठीक है. तो तुम यहां पर कर देना टोस्ट डॉट एरर, ठीक है. तो तुम क्या करना, टोस्ट डॉट एरर और बोल देना सर्वर एरर, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि 500 वाला क्या होता है, सर्वर एरर. तो ये यहां पर ये एरर हैंडलिंग होगी. इसका मतलब ये एरर हैंडलिंग यहां पर नहीं चलेगी, ठीक है. आया आपको समझ, ये मैंने क्या डिलीट कर दिया, हाँ ये, चलो ठीक है, सही है ना, ये ऐसे चलेगा. तो होपफुली आपने समझा, यानी कि जो भी हमें 200 के बगैर एरर कोड्स होंगे वो कहां पर अवेलेबल होंगे, वो एरर में होंगे. तो एरर में लिखना पड़ेगा, कैच ब्लॉक में लिखना पड़ेगा एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500. अगर एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 होगा तो तुम सर्वर एरर बोल देना, ठीक है. अब हम देखेंगे, अगर मैं यहां पर चेंज पासवर्ड करूं तो देखो सर्वर एरर आ गया, ठीक है. और हाँ, ये हमें पता है कि दैट ये कंसोल भी होगा. क्यों, आप ही तो कर रहे हो कंसोल डॉट एरर, है ना, आप कर रहे हैं पर कंसोल डॉट एरर. इसका मतलब तो एरर आपने लिखना पड़ेगा ना आपको जावास्क्रिप्ट में, या तो स्विच ब्रेक लगा के लगा लो, वो चलाते हैं ना, वो क्या होता है उसको, स्विच केसेस, वो कर दो. क्या अगर एरर डॉट रेस्पॉन्स 500 हो तो ये कर लेना, अगर एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 हो तो ये कर लेना, ठीक है. तो वो लिखने पड़ेंगे, ठीक है, ओके. तो ये इसको आप वैसे देखो, हमारे पास 3 ही एरर है, 200, 500 और 400, है ना. तो 200 को तो हमने कर दिया, इफ रेस्ट डॉट स्टेटस 200 तो बोल देना रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज, उस वक्त तो आएगा ना सीधे. बाकी क्या है, अगर आप यहां पर कर दो एल्स इफ, वो भी चला सकते हैं, है ना, एल्स इफ भी चला सकते हो. अगर ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा, मान लो अगर ये नहीं है, मतलब अगर एरर डॉट स्टेटस 500 नहीं, तो उस केस में हो सकता है ये मान लो 400 होगा, तो हम उसको ऐसे लिखें 400. तो उस वक्त कर देना टोस्ट डॉट एरर बैड रिक्वेस्ट, बस इतना ही तो करना है, ठीक है ना, इतना ही करना है. और यहां पर क्या लिखोगे, बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, बैड रिक्वेस्ट. इसका मतलब देखो, जरूरी नहीं है कि आप बैकएंड पर प्रॉपरली एक बड़े बड़े एरर मैसेजेस सेंड कर दो, आप उनको यहां पर भी चेंज कर सकते हो. सर्वर एरर बैड रिक्वेस्ट 500 के टाइम पे सर्वर एरर दिखा देना टोस्ट में, और 400 दिखा देना टोस्ट डॉट एरर बैड रिक्वेस्ट में. तो ठीक है, इस सर्वर एरर भी आ गया. आप यहां पर चेक करो, देखो अभी तो ये सर्वर एरर ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि दैट ये नहीं होगा. या आप इसको कोई एक्सप्लिसिटली कोई मैसेज सेंड करना चाहते हो कि लाइक आप इसको नहीं कर सकते, मे बी आप इसको सेंड कर दो लिंक इज एक्सपायर्ड, ठीक है. अगर ये आईडी मैच नहीं हो रही तो आप इसको सेंड करते हो कि लिंक इज एक्सपायर्ड, या सच में लिंक एक्सपायर हो गया होगा. तो इसमें पॉसिबिलिटीज आर, मतलब इसमें एनॉर्मस पॉसिबिलिटीज है. ऐसा नहीं है कि दैट वी आर रेस्ट्रिक्टेड. हम ये इसको पता है, एक्सप्रेस और रिएक्ट, इनको क्या बोलते हैं, आप इनकी वेबसाइट पे देखो, इनमें क्या लिखा है. अगर आप एक्सप्रेस देखोगे, express.js, हम इसकी मेन वेबसाइट पे अगर जाएंगे, इन्होंने लिखा है मिनिमलिस्टिक अनओपिनियनेटेड. अनओपिनियन क्या होता है, अनओपिनियन, अनओपिनियन मतलब होता है कि हमारी ओपिनियन नहीं चलेगी, कोई ओपिनियन नहीं है हमारी तरफ से. ये जो अनओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, इनमें होता है कि हमारी चलती है, ठीक है. लेकिन जो ओपिनियनेटेड होता है उसमें आपको उसी फ्रेमवर्क के वो जो होते हैं ना, वो रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है, कन्वेंशन के हिसाब से चलना पड़ता है. तो उसमें वो जो बोलेंगे वही करो. लेकिन ये जो रिएक्ट और एक्सप्रेस है ना, दे आर बोथ अनओपिनियनेटेड. आप कुछ भी इसके साथ इस्तेमाल करो, कोई भी लाइब्रेरी इसके साथ जो कंफर्टेबल होगी उसको इस्तेमाल करो. एक्सप्रेस आपको रोकेगा नहीं, नो बाउंड्रीज. वही इसको मतलब वही इसकी ताकत भी है, एंड एट द सेम टाइम वही इसकी वल्नरेबिलिटीज भी फिर कल को क्रिएट करती. पता है क्यों, हम इसमें जो भी पैकेजेस का इस्तेमाल करते हैं, लाइक हमने एनिमेट इस्तेमाल कर दिया, एक्सियोस इस्तेमाल कर दिया, ये इतनी सारी पैकेज हमने इस्तेमाल कर दिया. आपको पता है कि ये पैकेजेस फर्दर खुद पता नहीं कितने और पैकेजेस पे डिपेंड करते हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन किस में है, पैकेज लॉग जेसन के अंदर. अगर आप देखोगे वो पैकेजेस किसने लिखे होते हैं, मतलब एनपीएम पैकेजेस कौन लिखता है, एनपीएम पैकेजेस स्टूडेंट्स लिखते हैं, डेवलपर लिखते हैं. लेकिन कौन मतलब कौन, आपको पता है कि एनपीएम का ये है कि आपके सिलेबस में भी एनपीएम पैकेज बिल्ड करना है, यानी कि आपको भी एक अपना एक पैकेज बिल्ड करना है, फिर उसको एनपीएम पर डिप्लॉय कर देना है. जैसे हम किसी दूसरे की लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से हमारी भी अपनी लाइब्रेरी किस पर होगी, नोड.js पर, एनपीएम पर, और हम वहां से इंस्टॉल करेंगे. हम भी लिखेंगे एनपीएम इंस्टॉल,
हमारा कोई अपना पैकेज, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है कि इसका मतलब एनपीएम पर कोई भी पैकेजेस डाल सकता है। मान लो आप ऐसे ही आप मास्टर्स कर रहे थे एंड मास्टर्स के टाइम पे आपने ऐसे ही एक एनपीएम पैकेज बनाया था, अब वो बहुत मशहूर हो गया, अब लोग उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन अब आप जॉब कर रहे हो, आप उसको मेंटेन ही नहीं कर रहे हो। तो कोई हैकर आया, उसने आपके पैकेज को समझा कि आपके पैकेज में कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है, उसको यूज करके वो उन सारी एप्स को हैक कर सकता है जहां जहां पे वो पैकेज यूज हुआ होगा। वही आपको जो परसों आपने सवाल मुझसे एक बार किया था कि एनपीएम में हमें क्या आता है, एनपीएम में वो 8 वल्नरेबिलिटीज दिखाता ना, वो एनपीएम के अंदर 8 वल्नरेबिलिटीज है। वो वल्नरेबिलिटीज उन पैकेजेस में होती है, यानी कि जो एनपीएम के पैकेजेस है ना, ये सिक्योर नहीं होते। अगर कहीं पे मान लो दिखा रहा है कि 8 वल्नरेबिलिटीज हैं, आप ये समझो कि आप जो पैकेजेस यूज कर रहे हो ना एनपीएम के पैकेजेस, ये किसी ने बनाए हुए हैं और उनमें वल्नरेबिलिटीज है, उनमें इश्यूज है, और उनकी इश्यूज की वजह से आपकी ऐप के अंदर भी इश्यूज आ गए। लेकिन आपने उनको यूज क्यों किया? हमारा काम जल्दी हो जाएगा, हम पैकेजेस का यूज करके जल्दी जल्दी अपना काम निपटाना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यही चीज हमारी पावर भी है और यही चीज कल को मतलब हमें बारी भी पड़ सकती है। हमारी ऐप को हैक होने का खतरा किससे होता है? इन्हीं जो एनपीएम के जो ब्रोकन पैकेजेस होते हैं ना, दीज ब्रोकन पैकेजेस, ब्रोकन लिंक्स, यही हमें फॉर एग्जांपल कल को फंसा भी सकते हैं। तो दैट्स व्हाई नोड.जेएस के ऊपर बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस अपने पैसा नहीं लगाते। मतलब एक बड़ी एंटरप्राइज है लाइक माइक्रोसॉफ्ट या बड़ी बड़ी कोई कंपनीज है, वो नोड.जेएस का इस्तेमाल इसीलिए नहीं करते बिकॉज उनको पता है कि दैट बाय यूजिंग नोड.जेएस डेवलपर जरूरी है कि कोई ना कोई ऐसा पैकेज यूज कर देगा जो कल को हमारे बड़ी सी किसी ऐप को जिसका बिलियंस ऑफ डॉलर का वर्थ होगा, हमें वो नुकसान हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे इसके बरक्स, अगर आप डॉटनेट को देखोगे, डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर जो आप पैकेजेस करते हो ना इंस्टॉल, वो क्या होते हैं? वो पैकेजेस माइक्रोसॉफ्ट ने खुद बनाए, ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के बना लेगा। वो थोड़ा वहां पर एनवायरनमेंट थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है। एनपीएम पे तो कोई भी अपना पैकेज बना के डाल सकता है और कोई दूसरा बंदा उसको यूज कर सकता है, लेकिन डॉटनेट में ऐसा नहीं है, वो रिजिड फ्रेमवर्क है। तो रिजिड फ्रेमवर्क्स में थोड़ा क्या होता है कि ओपिनियनेटेड होता है, वो जो बोलेंगे वही करना है, ठीक है। उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखी होती है, कन्वेंशंस रखी होती है। जब कन्वेंशंस और रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते आप चलोगे तो जो चीज बनेगी ना वो ज्यादा सिक्योर होगी। इसीलिए जो हम कहते हैं ना कि दैट नोड.जेएस के अंदर जो वल्नरेबिलिटीज है ना, ये प्रॉब्लमेटिक होती है इन द लॉन्ग रन। लेकिन एज सच मतलब कुछ इश्यू नहीं है। ऐसा कौन सा ही वेबसाइट हम बनाएंगे जिसको हैक होने का खतरा हो, ठीक है। ट्रैफिक ही लाओ, वही बड़ी बात है ना। तो ठीक है, ये मैंने यहाँ पर फिलहाल कर दिया। मैंने आपको ये समझा दिया कि दैट जितनी भी एरर क्या होंगे, जितने भी एरर हमारे होंगे जो आ रहे होंगे कहाँ से, बैकएंड से 200 के अलावा, उनको आप कैच ब्लॉक में एक्सेस करोगे। वो कहाँ से एक्सेस होंगे? वो कैच में एक्सेस होंगे। तो बात समझा आप? तो चलो ये भी हो गया और ये भी समझ में आ गया कि व्हाट इज अनओपिनियनेटेड, ये क्या होता है। और दूसरा मैंने इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम जो कल की थी वो सॉल्व कर दी। वो क्या थी? हैंडल चेंज। तो हैंडल चेंज, नासिर आप भी इसको देख लेना हैंडल चेंज फंक्शन को, ठीक है। फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा मैंने कल की तरह वापस बनाया, ठीक है, और उसमें हमने ऐसे हैंडल चेंज कर दिया, ठीक है। इसमें हमने सेट फॉर्म डेटा के अंदर एक फंक्शन चलाई जिसमें हमने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके स्टेट को मेंटेन रखा। असल में हो क्या रहा था कि कन्फर्म पास जो है, कन्फर्म पास, जब हम कन्फर्म पास को कर रहे थे ना अपडेट, तो न्यू पास डिलीट हो रहा था। इसको आप हाँ, वो भी हमें करना है, ठीक है, वो भी हम करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप देखो, पहले आपको और भी चीजें इसमें सीखनी है। वो है ना, अभी वो कहाँ पर है? अभी वो हमें एक्सप्रेस में करना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी पहले और भी काम है ना हमें, ठीक है। पहले आज का काम निपटाते हैं। अब आज का काम इसमें और क्या होगा? देखो भाई, अब हमें ये हो गया कंप्लीट। चलो अब डिलीट यूजर करते हैं। चलो अब यूजर को डिलीट करवाते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका राउट क्या है। इसका राउट है यूजर डिलीट यूजर आईडी। देखो यूजर आईडी का मसला तो हमें खत्म है, क्योंकि यूजर आईडी जो है ना हमारी स्टोर है लोकल स्टोरेज में, है ना। यूजर आईडी हमारी स्टोर कहाँ पे है? लोकल स्टोरेज में। तो हम यूजर आईडी वहां से लेके आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं क्या करेंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या बनाओगे? देखो, रीसेट पास, फॉरगेट पास, लॉगिन, रजिस्टर, ये गया, और इसकी form.css ये भी मैंने बंद कर दी। ग्लोबल CSS इसको भी बंद कर दो। नया बार को रहने दो, ठीक है, नया बार को रहने दो। क्यों? क्योंकि नया बार के अंदर ही यहां पर ट्रिपल डॉट में मैं यहां पर लगाने वाला हूं लॉग आउट। एक तो लॉग आउट और
लॉग आउट है, मैं लिखूंगा डिलीट योर अकाउंट। फिलहाल मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, बाद में हम उसको अच्छा बनाते हैं, ठीक है। तो ये कहां पर है, देखो नया बार में बड़े मतलब मसले हैं। नया बार थोड़ा सा अजीब गरीब बनाया हमने। देखो नया बार में एक यूएल है ये वाला, फिर है मेन्यू बार। चलो मेन्यू बार में तो ये नहीं है। मेन्यू बार कौन सा है, जो साइड से खुलता है, ठीक है। उसके बाद है यूजर प्रोफाइल, वो हो गई ये। और यूजर प्रोफाइल में एक पैराग्राफ है और उसमें एक बटन है लॉग इन, वो ये है। जो नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रहा, उसकी रीजन है क्योंकि वो टर्नरी ऑपरेटर में है। उसमें हमने लिखा है कि अगर props डॉट यूजर होंगे तो तुम बोलना वेलकम यूजर नेम, वरना दिखाना बटन। तो इनकेस अगर हम लॉग इन नहीं होते तो वो फिर आ जाता। हाँ एग्जैक्टली। तो यहां पर अभी क्या है, एक ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन के अंदर हमने एलाइज बनानी, तो यहीं पे इसी ड्रॉप डाउन के अंदर आप एक और एलाई बनाओगे जिसका नाम हम रखेंगे डिलीट माई अकाउंट, ऐसे रखेंगे डिलीट माई अकाउंट, ठीक है। यूजर डिलीट होगा, अकाउंट ही डिलीट होगा ना, तो डिलीट माई अकाउंट, तो डिलीट माई अकाउंट ऐसे मैंने रखा, डिलीट माई अकाउंट। अब ये क्या है, ये एलाई क्या है, ये आ गया डिलीट माई अकाउंट, सही है ना। इसकी बाद में CSS हम लिखेंगे। देखो इस एलाई के ऊपर भी आप चाहो तो ऑन क्लिक डायरेक्टली लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बटन बनाना है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि बटन पे ही ऑन क्लिक चलेगा या बटन पे ऑन, यहाँ पर किसी भी डिव पे लगा दो, ठीक है। यहाँ पे डिव पे भी ऑन क्लिक चलता है, ठीक है। तो ऑन क्लिक, तो ठीक है ऑन क्लिक, तो इस एलाई के ऊपर अगर इसने क्लिक किया तो तुम कोई फंक्शन चला लो, ठीक है, तुम कोई फंक्शन चला लो। या एक काम करें, आपने यहां पर नेविगेट हुक बनाया है ना, तो मैं इसको बोलता हूं कि तुम क्या करना, तुम इस पे एक फंक्शन चलाना, एक एरो फंक्शन, ठीक है। और वहां पर तुम करना नेविगेट, ठीक है। नेविगेट को ऐसे कॉल किया, नेविगेट भेजो कहां पे, यूजर स्लैश डिलीट, ठीक है, यूजर स्लैश डिलीट। और कहां पे, विद, मतलब यूजर स्लैश डिलीट और विद यूजर आईडी। अब क्या हमारे पास यहां पर यूजर आईडी है, नहीं, तो ठीक है पहले यूजर आईडी को मंगाते हैं। यूजर आईडी कहां से आएगी, हम लिखेंगे कांस्टेंट, ठीक है, यूजर आईडी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, लोकल स्टोरेज, ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। और वो किस नाम से सेव्ड है वहां पर, वो इसी नाम से सेव हुआ, यूजर आईडी नाम से, है ना। ये बोलता है कि आप की दे दो, तो की तो यूजर आईडी है, हमने तो इसी नाम से सेव रखा था। तो ये यूजर आईडी देखो मैं कहां पे यूज करूंगा, मैं यहां पर। और हाँ, इसको मुझे बनाना पड़ेगा बैकटिक्स वाला टेम्पलेट लेटरल, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, डॉलर कर्ली ब्रेसेस और वहां पर यूजर आईडी। तो नेविगेट कहां पर करेगा ये हमें, अगर किसी ने डिलीट माई अकाउंट पर क्लिक किया तो ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा सीधे इस अकाउंट पर। तो देखते हैं डिलीट माई अकाउंट। एक चीज करते हैं पहले, ड्रॉप डाउन के अंदर यूएल के अंदर एलआई, पहले CSS देख लो इसकी। ड्रॉप डाउन के अंदर यूएल के अंदर एलआई के ऊपर रखेंगे कर्सर, होता ना कर्सर पॉइंटर, ठीक है, कर्सर पॉइंटर। तो जब हम इस पर जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो हालांकि एलआई है लेकिन CSS से कुछ भी बना दो, मैंने इसको कर्सर पॉइंटर करके, आप देखो इस पे कर्सर पॉइंटर आएगा। और एक और काम करते हैं कि एलआई जो है इसका बैकग्राउंड कलर लगा दो पिंक, ठीक है, पर्पल कर देते हैं, पर्पल, ठीक है, कलर कर देना, वैसे कलर इसका व्हाइट ही है। तो ये होवर पे हमें करना है, ठीक। देखो होवर पे कैसे लिखेंगे, आपने ऐसे लिखा है होवर, एंड ऐसे, एंड फिर ऐसे यहीं पे होवर, HOVR होवर, कर्ली ब्रेसेस इसी तरह से वहीं पे, ठीक है, ओके। तो शॉर्टकट एलआई के ऊपर वहीं पे एंड, इनको क्या बोलते हैं, एंड कोलन को नहीं पता, एंड कोलन के अंदर बहुत सारी चीजें, इनको बोलते हैं सीडो क्लासेस, क्या बोलते हैं इनको। तो ये एंड कोलन और डबल कोलन वाला भी होता है ऐसे, ठीक है, जैसे बाकी सारी चीजें बिफोर आफ्टर फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर, ये होती है ना सीडो क्लासेस। तो इसी तरह से एंड स्लैश होवर बैकग्राउंड कलर ऐसे पर्पल। तो अब देखो ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये ऐसे हो रहा है, बाद में इसको और थोड़ा अच्छा बनाएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल कम से कम लग रहा है ना कि मैं कौन सी एलआई के ऊपर क्लिक करूंगा। तो अगर इस पर क्लिक करा, इसने बोला नो पेज फाउंड, बताओ क्यों, क्योंकि पेज ही नहीं है, ठीक है, ये पेज ही नहीं है। तो ठीक है, हम इस पेज को बनाएंगे। तो पहले हमें कंपोनेंट में जाके न्यू फाइल बनानी, क्या लिखेंगे, डिलीट यूजर, डिलीट यूजर। एक बार आपको फ्लो समझ में आएगा ना,
ये पूरा आपको मतलब समझ में आएगा। फिर आपको इससे बड़ी बड़ी एप्स जो है ना बनानी, RFCE डिलीट यूजर। चलो सेव करते हैं। और खाली कंपोनेंट बनाने से कुछ नहीं होगा, एक पाथ भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक राउट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। राउट, और राउट क्या है? राउट है पाथ। पाथ आपका है स्लैश यूजर स्लैश, उसके बाद क्या है? उसके बाद है डिलीट यूजर स्लैश डिलीट। ओके, इतना ही था। और था उसके बाद हमने लिखी थी यूजर आईडी, ठीक है। उसके बाद इसमें यूजर आईडी है। ओके, तो इस पे चले जाए। अब मुझे एक बात बताओ, इनको कौन से राउट्स बोलते हैं जिनमें कोलन लगा के यूजर आईडी होती है? इनको कौन से राउट्स बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज डायनेमिक राउट्स। क्या बोलते हैं इनको? डायनेमिक राउट्स। देखो क्या होता है, अगर मैं लिखता यूजर डिलीट और उसमें यूजर आईडी पुश नहीं करता तो वो किसका डिलीट होता? पता नहीं, क्योंकि वो मतलब हम सारे वो हमें मत पता। यूजर डिलीट आईडी चेंज होती रहेगी ना, तो इट्स अ डायनेमिक राउट। क्या है ये? हर किसी बंदे का अपना होगा। यूजर डिलीट तो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स समझते हो ना, पहले जो लिखा था प्रीफिक्स सुफिक्स। यूजर डिलीट तो प्रीफिक्स है। यूजर आईडी जो है ना एक्चुअल चीज तो वो है। निम्रता की आईडी अपनी होगी, नासिर की आईडी अपनी होगी, है ना। इसी तरह से हम सब लोगों की आईडी अपनी अपनी होगी। तो हम क्या करेंगे, अपने अकाउंट को डिलीट कर सकता है बंदा, अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकता है बंदा। तो जहां पर भी आपको यूजर स्पेसिफिक चीज होगी, क्या होगी? यूजर स्पेसिफिक, वहां पर यूजर आईडी पास करना जरूरी होता है, ठीक है। ठीक है, एलिमेंट। ओके, क्या नाम है इसका? डिलीट, डिलीट पास, डिलीट यूजर, ठीक है। ओके, पासवर्ड ही डिलीट कर देंगे तो डिलीट यूजर। ओके, तो चलो भाई ये आ गया डिलीट यूजर। अब चेक करो, अब ये आ गया यहां पर। देखो अगर कोई बंदा इस पेज पे जा रहा है तो ये हो रहा है, लेकिन देखो मैं पहले से इसी पेज पे हूं तो कुछ हो ही नहीं रहा। ऑब्वियसली कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, ठीक है। अगर मैं यहां पर ऐसे करूं डिलीट माय अकाउंट तो देखो डिलीट यूजर, लेकिन हम देखो कहां जा रहा है? यूजर स्लैश डिलीट विद आईडी। इससे हमें पता चलेगा कि ये हो गया डिलीट। पता है क्यों? हमें यहां पर सिर्फ लिखना आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट, गिव योर पासवर्ड। वो पासवर्ड देगा, वो क्लिक करेगा, उससे एपीआई कॉल होगी। एपीआई कॉल में बैकएंड पे लिखा हुआ है, आएगा ये करना, ठीक है। इजी है। अपने लैपटॉप्स खोलो, ठीक है। चलो करके दे, ठीक है। चलो कोई कहां पर भेज रहे हैं? हाँ, हम ऑन क्लिक करके क्या कर रहे हैं इसको? हम सिर्फ इसको बोल रहे हैं कि देखो जब इस पे कोई क्लिक करेगा तो तुम चले जाना यूजर डिलीट यूजर आईडी पे। यूजर आईडी है ना ऊपर आई हुई, यूजर आईडी सोच ना असली वैल्यू, सोच वैल्यू हो यूजर आईडी उसको चेंज करना चाहिए app.js में सोच की। अब समझो app.js में ये यूजर आईडी है, ये क्या है? ये की यूजर कोलन के बाद जो भी होगा, कोलन के बाद जो भी होगा वो यूजर आईडी, वो की है। लेकिन डिलीट यूजर, सॉरी, जहां पर हमने इसका ये बनाया पाथ, ये यूजर आईडी, ये वैल्यू है। दिस यूजर आईडी इज कमिंग फ्रॉम लोकल स्टोरेज, ये इसका वैल्यू है, ठीक है। की आप यहां पर भी दे रहे हो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर आईडी, तो यूजर आईडी की से आप इसका वैल्यू गेट कर रहे हो, वो वैल्यू यूजर आईडी में सेव हो रहा है और वो यूजर आईडी आप यहां पर पुश कर रहे हो। तो हम कहां पर जा रहे हैं? यूजर डिलीट स्लैश यूजर आईडी पर। डिलीट माई अकाउंट नाम है, तो ऐसे डिलीट माई अकाउंट। अब ये जो ये वाली चीज है यहां पर आप क्या करोगे? चलो अब हमें डिलीट यूजर के अंदर काम करना है। एक काम करूं मैं, एक काम करते हैं, देखो एक काम करते हैं, इस डिव को डिलीट कर दिया मैंने। मैं जाऊं इधर फॉरगेट पासवर्ड के पास, फॉरगेट पास किधर गया? हाँ, फॉरगेट पास। मैं इस फॉरगेट पास को ही सारा कुछ कॉपी करके लाते हैं, ठीक है। सारा कुछ कॉपी करके लाया मैंने, किसका? फॉरगेट पास का, डिव से लेकर डिव तक मान लो। हाँ, मैं इसको कॉपी करके लाया। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों किया? देखो इसकी रीजन है, डिलीट करने के टाइम पे आपको मे बी हमने, मुझे नहीं पता लॉजिक हमने क्या लिखा है, मुझे याद नहीं अभी, लेकिन हो सकता है कि दैट आपको डिलीट करने के टाइम पे पासवर्ड देना पड़े। जब अक्सर वेबसाइट्स में ऐसा होता है कि जब आप डिलीट करते हो आपको बोलता है एक बार अपना पासवर्ड पुश करो, एंटर दबाओ, बाद में डिलीट होगा। क्या पता कि कोई बहरूपिया आकर आपका अकाउंट डिलीट कर रहा है ना। वो लिखे उसमें, अगर हम ऐसे लिखेंगे ना आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट, वो बोलेगा यस, तो हो गया। लेकिन अगर पासवर्ड प्रोटेक्शन होगी तो कम से कम पासवर्ड वाला ही डिलीट कर सकते हैं। इट मींस जो अकाउंट का यूजर होगा वही डिलीट कर सकेगा, है ना। तो ये सही है यहां पर।
तो इसने फिलहाल एरर मार दिया। इसकी रीज़न है बिकॉज ये दो चीज़ें हमें नहीं चाहिए थी। ये दो चीज़ें या तो एक्स्ट्रा हो गई या तो हमने कुछ गड़बड़ कर दी। डिलीट यूज़र करली ब्रेसेस, ये ज़्यादा हो गया शायद। अब जो भी ज़्यादा हो गया इसको एक ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं इसको, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे ही करना चाहिए बिकॉज ये जो चीज़ें होती है ना ये फिर परेशान करती हैं। इसको ऐसे कर देते हैं, पूरा लेकर आते हैं, ठीक है। अब इसका नाम देखो क्या, इसका नाम है फॉरगेट पास। इसका नाम हम कर देते हैं डिलीट यूज़र, ठीक है, डिलीट यूज़र। और नीचे एक्सपोर्ट भी क्या करना पड़ेगा हमें, डिलीट यूज़र ही एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, डिलीट। और हाँ, ये याद हमेशा रखना, कंपोनेंट हमेशा कैपिटल लेटर में बनाओगे, ठीक है, कंपोनेंट हमेशा कैपिटल लेटर में बनाओगे बिकॉज इट्स अ हायर ऑर्डर कंपोनेंट फंक्शन। क्या है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट। अब इसी की चीजें हम देखो, इसमें हम सारी चीजें ला रहे हैं। तो देखो ये दिखा रहा है फॉरगेट पास, नहीं फॉरगेट पास, इसी में चेंजेस करते हैं। फॉरगेट पास में क्या लिखेंगे, डिलीट योर अकाउंट, ठीक है, डिलीट योर अकाउंट। इजी हो जाएगा ना ऐसे, डिलीट योर अकाउंट, सही है। उसके बाद ये लिखने की जरूरत है, तुम्हें नहीं पता, हमने CSS लिखी ना इसको कल, तुम जब गए थे, फिर हमने ये सब वापस आए थे, फिर हमने CSS लिखी थी इसको। नहीं, मैंने इसको कल लिखी थी, मैंने कल थोड़ा सा 1 घंटा आ गया था मुझे, तो तब तक मैंने इसकी CSS। अच्छा, इसमें क्या लिखेंगे, आर यू श्योर, हाँ एग्जैक्टली, तो वो लिखेंगे इसमें, कोई बात नहीं। आर यू श्योर, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट। ये UI तक है, यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट। असल में इंटरनली तो कुछ और ही चल रहा होता है ना। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट, है ना, ओके। तो अगर यस है ना, पहले तो लिखे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट। इफ यस काइंडली, इफ यस काइंडली क्या, काइंडली क्या, काइंडली प्रोसीड विद योर पासवर्ड। ऐसे ही लिखेंगे कुछ भी। अब तो मैं थक गया हूं ये चीजें बना, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको ये कर देंगे, उसको पासवर्ड कर देंगे, ठीक है, पासवर्ड कर देंगे उसको, ठीक है। और ऑन चेंज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, उसमें सेट ईमेल की जगह पर क्या कर देंगे, सेट पास, ठीक है। और ऊपर हुक भी चेंज करना पड़ेगा, हुक का नाम क्या होगा, पास वर्ड और सेट पासवर्ड, सेट पास, हाँ ठीक है, सेट पास, इतना ही छोटा छोटा। अभी जब एक टाइम आएगा ना, उसके बाद तुम PAS लिखोगे, कम ही पासवर्ड को तुम PASS लिखोगे, PS तो सेट PS, ऐसा भी टाइम आएगा, ओके। तो आर यू श्योर, उसके बाद क्या है, सेंड रीसेट लिंक, नहीं, यहां पर क्या करोगे, डिलीट, ठीक है, यहां पर क्या करोगे, डिलीट, ठीक है, ओके। पहले तो ये देखो, डिलीट यूजर डॉट JSX, ये क्या है, ईमेल इज नॉट डिफाइंड, ईमेल इज नॉट डिफाइंड, कहां पर है ये, 16वीं लाइन में, हाँ 16वीं लाइन में यहां पर ईमेल इज नॉट डिफाइंड। फिलहाल तो मैं इसको ही बंद कर देता हूं, मैं इसको कमिट आउट कर देता हूं, ठीक है। अभी दिखाता है हैंडल फॉरगेट पासवर्ड नहीं है, सही। ऑन क्लिक हम कौन सा फंक्शन बनाएंगे, हाँ हैंडल डिलीट यूजर, हैंडल डिलीट यूजर, ये एक नई फंक्शन होगी, यू को आप कैपिटल रखें और यहां पर करें आप एंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड, सही है, सही है ना। अभी देखो बोल रहा है हैंडल डिलीट यूजर नहीं है, अब हम वो बनाएंगे। उसमें क्या चेंजेस होंगी, वो तो यही होगा, सेम टू सेम, है ना। इसी के अंदर नाम का फर्क होगा इसमें। एक तो होगा, मान लो इसमें हैंडल डिलीट यूजर, ठीक है, हैंडल डिलीट यूजर, इसका नाम हैंडल डिलीट यूजर, बाकी सेम। ईमेल की जगह पर पासवर्ड, ईमेल की जगह पर पासवर्ड, और यहां पर भी मान लो पासवर्ड ही, पासवर्ड, सही है ना। और ये भी क्या, ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, देखेंगे, ठीक है, मे बी ये मत डिलीट रिक्वेस्ट होगी, तो हम देखेंगे, बाद में हम देखेंगे इनका क्या होगा। फिलहाल तो ये चल रहा है, फिलहाल तो ये चल रहा है। रिलोड करते हैं। अब ऐसा हो गया, डिलीट योर अकाउंट, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट, इफ यस काइंडली प्रोसीड योर पासवर्ड। यहां पर आप अपना पासवर्ड दोगे, हाँ पासवर्ड को क्या करोगे आप, यहां पर टाइप रखोगे आप इसको, पासवर्ड, सही है, यहां पर हम पासवर्ड लिखेंगे। अब जैसे ही मैं डिलीट पर क्लिक करूं, बताओ किस
पर एपीआई पे कॉल होना चाहिए, वो हमें राउट देखना पड़ेगा, है ना, वो हमें राउट देखना पड़ेगा। राउट है यूजर डिलीट यूजर आईडी, यूजर डिलीट यूजर आईडी, तो ठीक है यूजर डिलीट यूजर आईडी, तो हम लिखेंगे यूजर स्लैश डिलीट, बाद में क्या है यूजर आईडी। अब यूजर आईडी का मसला है, यूजर आईडी हम कहां से लाएंगे, पैराम से, पैराम में तो है ना, पैराम में है ना, तो हम लिखेंगे यहां पर यूजर आईडी, और हाँ मुझे पता है टेम्पलेट लिटरल, इसको टेम्पलेट लिटरल बनाएंगे पहले, और यहां पर लिखेंगे देखो भाई कांस्टेंट यूजर आईडी, ऐसे डिस्ट्रक्चर करके, ठीक है, डिस्ट्रक्चर करके ऐसे लिखेंगे हम क्या, यूज पैराम्स को कॉल करो, बस हो गया। यूज पैराम्स कहां से आता है, रिएक्ट राउटर डॉम से, ठीक है, तो यूजर आईडी आ गई। इसका मतलब यही, अभी आप इस पेज पे हो ना, ये जो ऊपर ये जो आईडी है ना, यही आईडी, ठीक है, यही आईडी जिस पेज पर आप हो वही आईडी। मैं चाहता तो यूजर आईडी कहां से लाता, लोकल स्टोरेज से, लेकिन मैंने क्यों नहीं लाया, बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ क्या रहे, ये यूआरएल स्पेसिफिक रहे, ठीक है। यूआरएल में मैंने पहले कहा डायनेमिक यूआरएल में अक्सर यूजर डेटा होता है, ठीक है, तो ठीक है यहां पर ये इसी की आईडी, और HTTP लोकल होस्ट 4000 यूजर स्लैश डिलीट पर, तो ये राउट बैकएंड राउट है ना, चेक कर सकते हो आप, ये हमारा ये वाला राउट है, यूजर डिलीट बराबर है। अब चेक करो हैंडल डिलीट यूजर में आप कौन सी रिक्वेस्ट भेजोगे, पोस्ट रिक्वेस्ट, चेक करो, आपको थोड़ा सा मे भी इसमें चेंज करना पड़े। F12 पर आप कर क्या रहे हो, आपने इसको डायरेक्टली यूजर डिलीट किया, आपने सिर्फ यूजर आईडी मांगी request.param से डिलीट कर दिया, लेकिन हम ये तो नहीं चाहते, इसीलिए हमें डिलीट यूजर हैंडलर को भी, यानी कि एक्सप्रेस के अंदर डिलीट यूजर हैंडलर के लॉजिक को भी आपको थोड़ा एनहांस करना पड़ेगा। आप उसको बोलोगे कि देखो भाई पासवर्ड भी आएगा, कहां से आएगा पासवर्ड, वो आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आता है, ठीक है ना। हमने तो इसको लिखा है पैराम से आईडी ले लेके डिलीट कर दो, लेकिन अब हमने फ्रंट एंड से लॉजिक को एनहांस किया ना, तो हमें बैक एंड का लॉजिक भी चेंज करना पड़ेगा भाई। तो यू कांस्टेंट पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, चलो पासवर्ड आ गया। यूजर को आपने ढूंढना है, तो आप मत इसको यहीं पे डिलीट कर दो, इसको बोलते हैं शूट एंड साइट ऑर्डर, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, नहीं, फाइंड बाय आईडी कर लो, खाली फाइंड बाय आईडी मिल गया, अगर मिल गया, अगर नहीं मिला तो यूजर नॉट फाउंड, अगर मिल गया तो क्या करना, नहीं, पहले अब हमें इसका पासवर्ड वेरीफाई करना होगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कांस्टेंट वेरीफाई पास, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट वेरीफाई पास इज इक्वल टू अवेट bcrypt, एक मेथड लिखना है बस, bcrypt.compare के अंदर क्या लिखोगे, कंपेयर के अंदर पहले डेटा जाएगा, यानी कि जो एक्चुअल पासवर्ड है तो वो हो गया पासवर्ड, और जो डेटाबेस से पासवर्ड आएगा, ये हो गया बॉडी वाला डेटा। दूसरा एनक्रिप्टेड हो गया यूजर डॉट पासवर्ड, नहीं यूजर डॉट पासवर्ड, यूजर है ना, यहां पर यूजर, हमने यूजर ढूंढा हुआ होगा ना, तो यूजर का पासवर्ड, ठीक है भाई। तो अगर पासवर्ड वेरीफाई हो गया ना, ठीक है, तब जाके तुम इसको डिलीट करना। देखो पासवर्ड वेरीफाई हो गया वेरीफाई, अब डिलीट करना, बाद में मैसेज भेजना, ठीक है, पासवर्ड वेरीफाई करना, डिलीट करना, बाद में मैसेज भेजना। तो अब मैं क्या लिखूंगा, पहले तो एक काम करते, इसको एल्स में नहीं करते, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे सीधे। देखो ये तो यहां पर इसको करली ब्रेसेस लगा दिए, देखो इफ नॉट यूजर, ठीक, रिटर्न है, अगर यूजर नहीं है तो कोड तो यहीं पर, कोड एग्जीक्यूशन तो यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। बाद में हम इसके बाद करते हैं वेरीफाई पास, कांस्टेंट वेरीफाई पास हो गया, वेरीफाई पास, इसके बाद हम इफ कंडीशन और लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ वेरीफाई पास, अगर पासवर्ड वेरीफाई हो गया तो तुम क्या करना, तुम इसको डिलीट कर लेना, ठीक है, ओके। तो आप कांस्टेंट डिलीट यूजर क्या कर दो, डिलीट यूजर, कैसे आप कर सकते हो, अवेट कैपिटल यूजर पर डॉट डिलीट 1, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं डिलीट 1, ठीक है। या एक काम कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं करना चाहते यूजर डॉट डिलीट 1, इसमें एक और ऑप्शन भी होता है डिलीट मेनी, क्या होता है, डिलीट मेनी, तो डिलीट 1 डिलीट मेनी, अगर
एक डिलीट करना होगा या बहुत सारे डिलीट करने होंगे, एक ही बात है। आप चाहे इसको ऐसे कर दो, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ठीक है, वो भी सही है। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट ऐसे कर दो, तो उसमें आपको क्या देनी है, खाली यूजर आईडी, उसमें भी यूजर आईडी देनी थी। ओके, तो कांस्टेंट डिलीट इज इक्वल टू अवेट यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी डिलीट। पहले तो हम इसको खाली ढूंढ रहे हैं, अगर मिला तो ठीक, अगर मिला तो पासवर्ड वेरीफाई करेंगे, उसके बाद डिलीट कर देंगे। इस डिलीट के बाद आप क्या करोगे, बाद में आप सेंड कर देना रिटर्न, बस। ओके, और अगर पासवर्ड वेरीफाई नहीं हुआ, इसका एल्स लिखना पड़ेगा। अगर पासवर्ड वेरीफाई नहीं हुआ तो उस केस में क्या बोलोगे, उस केस में आप इसी को बोल देना, हाँ, आप यहां पर क्या भेज दोगे उस वक्त 400 और लिखोगे पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक है, पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक है, पासवर्ड डजंट नॉट मैच, पासवर्ड इनकरेक्ट भी भेज सकते हैं, ठीक है। देखो अब इसका ये जो हमने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, ठीक है। और अब क्योंकि हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से चीजें भी मांग रहे हैं, तो इट विल नॉट बी एज ऐप डॉट डिलीट, इट विल बी ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है, क्योंकि पोस्ट आप दे रहे हो ना इसको पासवर्ड यहां से, तो ये अब डिलीट नहीं रहेगा, तो ठीक है। तो ऐप डॉट पोस्ट में हम इसको करते हैं, चलो सही है। F12 प्रेस करके रखते हैं, फ्रंट एंड में सारी चीजें हो गई हैं। नेटवर्क को देख लेते हैं, डिलीट पर क्लिक करते हैं, देखो इसने मार दिया 500, ठीक है, 500 सर्वर एरर। रीजन क्या है देखते हैं, मे बी हमने सर्वर ही मत क्लोज किया है, कंट्रोल J। ये इतना लंबा लंबा क्या है यहाँ पे, देखो कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग आईडी, ये बोलता है कि मैं आईडी रीड नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग आईडी, आईडी रीड नहीं कर पा रहा है। तो कहां पर है ये, कहता है फॉरगेट पास हैंडलर में, फॉरगेट पास हैंडलर में, हाँ ये देखते हैं हम, यहां पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, ये हमने कौन से राउट पे लगा दिया, देखो ये अभी भी कहीं पे है, ऐसा इस मींस फ्रंट एंड पे हमने सेव नहीं लगाया अभी, ठीक है, ओके अब सही है। इसने असल में ये यूआरएल हमने चेंज किया था ना, लेकिन हमने अभी सेव नहीं किया था। ओके अब देखते हैं, और axios.post सही है, सही है, सारा कुछ सही है, देखते हैं क्या हो। अभी इसको ऐसे कर देते हैं, चलो पहले ऐसे डिलीट कर देते हैं। क्या बोला इसने रेस्पॉन्स में, पासवर्ड डज नॉट मैच, पासवर्ड ही नहीं दे रहे हो। ये वैलिडेशन भी आपको लगानी पड़ेगी कि अगर बंदा पासवर्ड नहीं देगा तो बोलना पासवर्ड रिक्वायर्ड, है ना। लेकिन इसको आप फ्रंट एंड पे भी फिलहाल कर सकते हो, आप फ्रंट एंड पे भी रख सकते हो ना रिक्वायर्ड ट्रू, वहां पर भी रख सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। अगर पासवर्ड दिया 1 2 3 4, फिर से डिलीट करते हो, फिर से इसने कुछ भेज दिया, बोला पासवर्ड डज नॉट मैच, ऑब्वियसली सही चीज है, पासवर्ड डज नॉट मैच। अब दोनों में ही क्यों आया पासवर्ड डज नॉट, क्योंकि हमने एम्प्टी का कोई ये लिखा नहीं है, एम्प्टीनेस की कोई हमने ये लाइन लिखी नहीं है, उसके लिए भी हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी। ओके, तो अब ये कब तक आता रहेगा, जब तक मैं एक्चुअल पासवर्ड दूंगा, वो मुझे याद ही नहीं है एक्चुअल पासवर्ड 1 2 3 4 5, और वहां पर क्या देखोगे, वहां पर तो एनक्रिप्टेड होगा हाँ भूल जाते हो आप लोग। चलो 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, देखो 5 4 3 2 1, हाँ 5 4 3 2 1 लग गया, ठीक है, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। अब ये मैसेज टोस्ट में दिखनी चाहिए, और जब ये डिलीट होगा ना, जब ये डिलीट होगा और भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, बताओ क्या, लोकल स्टोरेज खाली होनी चाहिए, एग्जैक्टली। देखो इफ रेस्ट डॉट स्टेटस 200 टोस्ट डॉट सक्सेस, हम इसको बोलते हैं कि तुम टोस्ट डॉट सक्सेस कर लेना, रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज, लेकिन इतना ही तो नहीं है ना, आपने और भी तो बहुत सारी चीजें करनी है। देखो इसमें पता है टोस्ट क्यों नहीं आया, बिकॉज इसमें टोस्ट कंटेनर है ही नहीं, तो टोस्ट कंटेनर हम लाते हैं पहले। तो टोस्ट कंटेनर लाने के लिए आप एक फ्रैगमेंट बना लो, उसको इस डिव के लास्ट में डाल दो, ठीक है, रेपिटेशन है, मतलब बाद में फिर वही फिर से वही चीजें करनी, ठीक है। टोस्ट कंटेनर भी लाया, टोस्ट कंटेनर भी आ गया, चलो सेव कर देते हैं। और देखो ऑब्वियसली अगर मैं फिर से, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, अगर मैं फिर से डिलीट करूंगा नहीं होगा, पता है क्यों, अब यूजर ही नहीं है, क्योंकि डिलीट हो गया, अब क्या डिलीट होगा। तो ये हम सारी वैलिडेशंस हमें इसको देखनी पड़ेगी। और डिलीट के साथ साथ आप इसको बोलो भाई साहब, अगर आपने डिलीट किया
तो तुम ना लोकल स्टोरेज को साफ कर देना, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट, यानी कि, लेकिन अब ये नहीं होगा, पता है क्यों? अगर मैं डिलीट करूंगा ये बोलेगा यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। और ये जो यूजर नॉट फाउंड है ना, ये क्यों नहीं आया इसमें? बिकॉज ऑब्वियसली यूजर नॉट फाउंड के साथ स्टेटस आया 404, तो 404 को कहां पर आप ये करोगे? वो कैच में सेट करोगे ना आप, है ना। आपने इसको लिखना है कि अगर 404 आएगा तो बोलना यूजर नॉट फाउंड, तो इसका मतलब ये तो यूजर ही डिलीट हो गया, है ना। चलो ठीक है। और हाँ, डिलीट होने के बाद नेविगेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो नेविगेट हम किस पे करेंगे? नेविगेट, ठीक है, नेविगेट हुक बनाया ही नहीं हमने। नेविगेट जो है वो होना चाहिए, नेविगेट यहां पर हम लिखेंगे पहले क्या? कांस्टेंट, अभी हुक ही नहीं है, कांस्टेंट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, ठीक है। नेविगेट, अभी क्या हो गया इसको? यूज नेविगेट, हाँ, यूज नेविगेट, ओके। तो ये हुक हो गया, नेविगेट करना मेन पेज पर, मेन पेज स्लैश, ठीक है, हो गया ना। मेन पेज पे, डैशबोर्ड पे लगा देना। और लोकल स्टोरेज साफ जब हो जाएगी तो ये भी नहीं आएगा फिर। देखो, अगर मैं अभी मैं मैन्युअली कर देता हूँ लोकल स्टोरेज को साफ यहाँ पर, ठीक है, और जब ये जाएगा किस पेज पे? होम पेज पे, मतलब उस वक्त एक रिफ्रेश हो जाएगा ना इसको। लॉग इन आ गया। अब अगर मैं लॉग इन पे जाऊं, अब मैं इस बंदे को लॉग इन कराऊं, ये नहीं होगा लॉग इन, क्यों? है ही नहीं, ठीक है, ये तो डिलीट हो गया, है ना। अब हमें रजिस्टर विद अस, ठीक है, नई से करना होगा, या हमें कोई दूसरा अकाउंट लाना पड़ेगा, उससे हमें लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो, एक एक्सप्रेस सर्वर, उसके अंदर कंट्रोलर्स, उन कंट्रोलर्स की टेस्टिंग कहां पर? थंडर क्लाइंट पर या पोस्टमैन में, फिर उसके बाद फ्रंट एंड में वो सारी एपीआईज को कंज्यूम करना, इसका फ्लो यही होता है। अब क्या होता है कि बड़ी बड़ी फर्म्स के अंदर हो सकता है कि दैट एक्सप्रेस डेवलपर अलग होगा बैकएंड का, ठीक है, जो बैकएंड लिखेगा, और फ्रंट एंड का अलग हो सकता है। तो बैकएंड वाला क्या बनाएगा? कंट्रोलर्स, उसको कंट्रोलर्स के साथ काम है, एपीआई बनाते रहो। फ्रंट एंड डिव और बैकएंड डिव के बीच में थोड़ा वो तालमेल भी होना चाहिए, कि वो बोलेगा यार मैं इसमें ईमेल भेज रहा हूँ, वो ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ईमेल, हाँ, मैं पासवर्ड भी भेज रहा हूँ, ये मतलब वो इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है प्रॉपर, ठीक है, कि वो फ्रंट एंड से क्या पेलोड आएगा और रेस्पॉन्स में क्या आ रहा है, ठीक है। ये मतलब इसको हम बोलते हैं मतलब हाइब्रिड आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं? इट्स नॉट मोनोलिथिक, क्योंकि इसमें फ्रंट एंड सर्वर, बैक एंड सर्वर अलग है। बात समझ में आ गई? चलो, होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया हो। थोड़ी सी सीएसएस मैंने लगा दी, और हाँ, सीएसएस मैंने जो लिखी है ना, इसमें जो मैंने सीएसएस लिखी है, नॉट ए सिंगल मीडिया क्वेरी, ओके, कोई मीडिया क्वेरी नहीं है। सिर्फ नाबार में मीडिया क्वेरी लिखी थी हमने, सिर्फ उसमें क्या किया था? मीडिया क्वेरी में हमने कुछ किया नहीं था, खाली यूएल को डिस्प्ले नन कर दिया, कहां पे? 500 पे, 500 पिक्सल पे यूएल को नन कर दिया, मेन्यू बार को फ्लेक्स किया, ड्रॉप डाउन के डिस्प्ले को नन किया, बस इतना ही था। इतनी मीडिया क्वेरी हमने 500 पिक्सल पे लिखी थी। और जो मैंने नई सीएसएस लिखी इसको form.css के अंदर तो टोटली कोई मतलब मीडिया क्वेरी नहीं है। लेकिन मीडिया क्वेरी न होने के बावजूद भी आप देख रहे हो डिजाइन रेस्पॉन्सिव है। क्यों? सीएसएस ही ऐसी लिखो कि मीडिया क्वेरी लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। मीडिया क्वेरी का लेसर से लेसर इस्तेमाल करो। मैंने फॉर्म की विड्थ रखी है लगभग 400 पिक्सल। कितनी? फॉर्म की विड्थ मैंने रखी है 400 पिक्सल। विड्थ मैंने रखी है 400 पिक्सल। तो वो क्या होता है कि ऑब्वियसली बड़े स्क्रीन पर उसको डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके सेंटर कर दिया, लेकिन जब स्क्रीन छोटी हो रही है इसकी विड्थ वही 400 पिक्सल है। और आजकल के जितने भी मॉडर्न फोन्स है ना, उनकी विड्थ होती है 420 से अबव, 420 होती है लगभग, मान लो 420 पिक्सल के। मतलब ये जो इतना बड़ा फोन है ना, 6 इंच का फोन, ये इतना बड़ा, वैसे स्टैंडर्ड साइज तो फोन्स का यही है आज तो सबके पास इतना ही बड़ा फोन होता है। इस पे 420 विड्थ होती है इसकी ये ऐसी वाली विड्थ कितनी होती है? 420। तो आप ऐसे चीजें डिजाइन करो कि वो ना पहले ही फोन पर ही बैठे। और यहाँ पर मेन्यू, उस पे हमने कौन सी लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया था? एनिमेट का। और यहाँ पर हमने आइकन्स कहाँ से लाए थे? रिएक्ट आइकन्स। और इसको अभी लॉगिन दिख रहा है, क्यों दिख रहा है लॉगिन? बिकॉज उसकी जो ये है ना, वो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। ये कंडीशनल रेंडरिंग पे था, टर्नरी ऑपरेटर था वहां पे, क्योंकि अभी लोकल स्टोरेज में कुछ है नहीं तो लॉगिन दिखेगा।
और इससे हम सीधा लॉगिन पेज पे पहुंचेंगे। और हाँ, इंटरनल लिंक्स भी मैंने लगा दी। इंटरनल लिंक्स मतलब देखो, लॉग इन टू योर अकाउंट, यहीं पर रजिस्टर विद अस, अगर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉग इन हियर, लॉग इन, ठीक है। अच्छा, फॉरगेट पासवर्ड, तो चलो फॉरगेट पासवर्ड, और यहां पर अपना मेल डाल के सेट रीसेट लिंक, वो कहां जाएगी, वो मेल पे जाएगी, वो मेल करेगा कौन, ठीक है, बैकएंड। फिर आप पहुंचोगे इस पेज पर, रीसेट पासवर्ड पर, लेकिन वो ऐसे एक्सेसिबल नहीं होगा, है ना। वो अगर हम ऐसे एक्सेस कर भी ले, बिकॉज हम डेवलपर्स हैं, हमें पता है कि ऐसा कुछ है वहां पर, लेकिन हम पासवर्ड को रीसेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमने यहां पर एक वैलिड आईडी दी नहीं है। ओके, तो उसके बाद आप एक वैलिड आईडी अगर यहां पर होती तो आप पासवर्ड को चेंज कर पाते, बाकी एज इट इज इसमें चलता है, ठीक है। डिलीट माई अकाउंट, और ये तो दिखना ही नहीं चाहिए इसके बाद, क्योंकि जब अकाउंट डिलीट हो गया, हम लॉग इन नहीं है, तो ये ट्रिपल डॉट यूजर प्रोफाइल लॉग आउट सेटिंग डिलीट माई अकाउंट नहीं दिखना चाहिए। तो इसको भी आप किस पे रखोगे, कंडीशनल रेंडर पे, कि अगर यूजर है ही नहीं, लॉगड इन ही नहीं है, तो ये क्यों दिखाना, ठीक है। कौन, वो बाद में डाल देंगे, ठीक है। यूजर प्रोफाइल को ऐसे ओपन करके वो पेज होगा, उसमें लगा देंगे डिलीट माई अकाउंट, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल तो अब वो पेजेस भी बनानी है ना फिलहाल, ठीक है, समझ गए आप। तो चलो ठीक है, इसको हम करते हैं रैप अप। तो मैं इसको गिटहब पे चढ़ा दूंगा, ओके।